हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। और हम एफएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक सर है डिविडेंड पॉलिसी। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है। अच्छे से हम इसमें रिवाइज करेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक की सीरीज आपने देखी होगी और आपने लाइक वाइक कर दिया होगा, ठीक है। कमेंट वमेंट करके आप फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अच्छा लगता है हमको, पता चले कि भाई जो हमारा हार्डवर्क चल रहा है उसका फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, कुछ एडिशंस तो नहीं करने हैं, क्योंकि अभी भी सीरीज़ काफ़ी बाकी है, अभी स्टार्ट हुई है। तो अगर आपका फीडबैक मिलते रहेगा तो आपको अच्छे तरह से हम रिवाइज करवा पाएंगे और अच्छी तरह से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो। तो अपन स्टार्ट करेंगे डिविडेंड पॉलिसी। कर दो, शराफत से कर दो, नो चीटिंग, ठीक है। तो एमसीक्यू सेम ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। उसका मैं आपको पार्ट नंबर बता देता हूँ। तो उसका पार्ट नंबर है पार्ट 5, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं वीजी स्टडी हब के चैनल पे। सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एफएम प्रैक्टिकल एमसीक्यूज की सीरीज की लिंक दी हुई है, उसके अंदर जाना है, पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी, उसके अंदर पार्ट 5 तुरंत इस वीडियो के बाद ही देख लेना है। ये वीडियो प्लस वो वीडियो मिला के पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के हिसाब से इनफ है, एग्जाम के हिसाब से इनफ है, ठीक है। आप पूछोगे उससे पहले मैं जवाब दे देता हूं, इनफ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते ही मैं सारी बातें आपको बताते जाऊंगा, पंचवर्ड्स को हाईलाइट करवाते जाऊंगा, आपको साथ साथ में चीजें हाईलाइट करते जानी है। कुछ कुछ चीजें आपको लगेंगी तो आप नोट डाउन भी करते जाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये पूरा चैप्टर क्या है, पहले मैं आपको फटाफट ओवरव्यू दे देता हूं कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी अपने आप में एक सेपरेट डिसीजन है, हम पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। तो हम ये थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिविडेंड डिसीजंस, वो हम पूरा पढ़ रहे हैं, उसको हम पूरा समझ रहे हैं कि डिविडेंड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, कौन लेता है, कैसे लेता है, क्या फैक्टर्स को कंसिडर करता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को, या कितना डिविडेंड आप पे कर सकते हो। पूरा एक डायमेंशन अबाउट डिविडेंड रहेगा। फिर सेकेंड डायमेंशन आएगा कि क्या डिविडेंड का फर्क पड़ता है, इज डिविडेंड रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे है जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज जो हमने पढ़ी थी, सेम तरीके से हम डिविडेंड रेलेवेंस थेरी पढ़ेंगे कि क्या डिविडेंड से कुछ फर्क पड़ता है, डिविडेंड दे न दे, कम दे, ज्यादा दे, क्या वो वैल्यू ऑफ फर्म डिटरमाइन कर सकता है या उसको अफेक्ट कर सकता है। अलग अलग लोगों की ओपिनियन पढ़ेंगे हम, 3 इसमें थेरीज पढ़ेंगे कि कुछ बोलेंगे कि यस फर्क पड़ता है, कुछ बोलेंगे कि नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो क्या उनके अजम्पशंस हैं, क्यों उन्होंने वो कंक्लूजन डिराइव किया है, पूरा वो हम थेरी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। एक है अबाउट डिविडेंड पॉलिसी कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या फर्क पड़ता है, क्या सोच के आपको डिविडेंड डिसाइड करना चाहिए, क्या टाइप के डिविडेंड्स होते हैं, क्या टाइप के डिविडेंड पॉलिसी होते हैं, सब पढ़ेंगे। तो एक पार्ट अबाउट डिविडेंड रहेगा एंड सेकेंड पार्ट रहेगा अबाउट रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। ऐसे 2 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे और लगभग 1.5 आवर मेरे हिसाब से चलेगा वीडियो। उस माइंडसेट से बैठे, टाइम निकाल के फ्री माइंड से बैठे, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में, हर चीज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। समझ में सब आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में रहेगा। एक पार्ट जैसे ही मेरा होगा ब्रेक ले लेना, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेना भाई। प्रीमियर जो देख रहे हैं, प्रीमियर भी आप पॉज कर सकते हो, वापस उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जब भी कोई भी देख रहा हो फ्री माइंड से देखें और भले बीच में थोड़ा सा पॉज लेके वीडियो को देखें। एट अ स्ट्रेच माइट भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, आप प्रॉपरली डिवाइड करके देखें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहला इंट्रो कि डिविडेंड क्या है और डिविडेंड
कैसे डिसाइड किया जाता है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, फटाफट पढ़ते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है? डिविडेंड पॉलिसी देखा जाए तो बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशो है। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है सर? कि जो भी कमाई आपने कमाई है उसमें से अब आप डिसाइड कर रहे हो कि कितना हम डिविडेंड के रूप में कैश में अपने शेयर होल्डर्स को दे दें और कितना रिटेन करें, कितना पे करें, कितना रिटेन करें। ये जो रेशो होता है इसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होना चाहिए, दैट इज योर डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर है? तो वो है डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइंस व्हाट पोर्शन, इसी को आप डिविडेंड पे आउट रेशो कहते हो। व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विल बी पेड आउट टू द स्टॉक होल्डर्स एंड व्हाट पोर्शन विल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, कितना अभी दें और कितना हम रिटेन करें अपने ही फ्यूचर बिजनेस के लिए। अब है उन्हीं का प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि आज हम डिविडेंड नहीं दे रहे तो किसी और को दे रहे, देना उन्हीं को है, उन्हीं का है। टाइमिंग का फर्क पड़ रहा है, आज दें या फ्यूचर में दें। थ्योरी का पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका बेस समझो, प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग का है। पैसा उन्हीं का है, उन्हीं को मिलेगा। आज भी देंगे तो भी उन्हीं को मिलेगा, बाद में देंगे तो भी उन्हीं को मिलेगा, है इक्विटी वालों का ही। सवाल है आज दे या रिटेन करके उसको और बढ़ा के उसको और एड ऑन करके फ्यूचर में दे। आए ख्याल में? तो यही बस है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड कंस्टिट्यूट्स द कैश फ्लो दैट अक्रूव्स टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ठीक है, किसका है? इक्विटी शेयरहोल्डर्स का है, उन्हीं को मिलेगा। वेयर एज रिटेन अर्निंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ फंड। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ फंड माना जाता है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कि आगे हमको पैसे की नीड होने वाली है तो आज हम डिविडेंड उतना ही दें ताकि हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचाएं, क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर में पैसे की नीड आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि अगर ये कंसेप्ट ही ना होता तो क्या होता, अगर हम ये सब नहीं दिमाग लगाते तो क्या होता। तो आप अपनी मर्जी से जब चाहे पैसा दे देते। सपोज मैंने जरूरत से ज्यादा डिविडेंड दे दिया, पूरा ही बांट दिया, तो क्या होगा? कल चल के आप ही को पैसे की नीड आएगी। एक तरफ एक दिन पहले आप पैसा दे रहे हो, फिर दूसरे ही दिन आपको रियलाइज होता है कि पैसे की नीड है, फिर उन्हीं लोगों से फिर से मांगते हो। ये क्या मतलब है? लैक ऑफ प्लानिंग नहीं हो जाएगी? तो जब आपको पता है कि कुछ ही महीनों बाद आपको पैसे की नीड है तो आप क्यों दे रहे हो उनको? है सिंपल लॉजिक है कि आज आप दे रहे हो, कल फिर उन्हीं से मांगोगे, क्या मतलब है? आप दो ही मत ना, फ्यूचर के लिए खुद ही रिटेन करो। आए ख्याल में? तो ये है, तो इसीलिए हम ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ फंड का भी यही कनेक्शन है कि ये पैसा है। डिविडेंड क्या है भाई? अर्निंग क्या है? पैसा है। इट्स अ फंड जो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम इसको कैसे खर्च करें। हम इसको प्रोजेक्ट्स में लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के तहत इसको प्रोजेक्ट्स में लगाएं, या एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को आज ही दे दें। अब सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि डिविडेंड दे देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचेगा नहीं, फिर उतना आपको बाहर से पैसा मांगना पड़ेगा। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्या आपका कुछ होगा, कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो आज आपके हाथ में पैसा है तो ये आज आपको डिसाइड करना है कि दूं या रखूं। आए ख्याल में? तो ये यहां पे प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यही अभी रेफरेंस आएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पे रिजॉल्व करना है कि सामने वाले को खुश भी रखना है। अगर आप अपने हिसाब से सोचोगे, शेयर होल्डर्स के हिसाब से सोचोगे नहीं, तो ये भी गलत है। उन्होंने पैसा आपके बिजनेस में क्यों लगाया? उनको भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना कि कुछ रिटर्न मिलेगा। आपके लिए जो सोर्स है उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। जो भी इंसान कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न चाहिए होता है। आए ख्याल में? तो यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझना है। ठीक है, तो वो है बोथ, ध्यान दो, बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ आर डिजायरेबल। हमको डिविडेंड भी डिजायरेबल है, सामने वाले को कुछ ना कुछ रिटर्न भी देते रहना है ताकि वो खुश रहे, इन्वेस्टेड रहे। ऐसा ना रहे वो शेयर्स बेचते जाए और हमारा मार्केट प्राइस कम हो जाए। तो लोगों को खुश भी रखना है ताकि आप एक रेगुलर उनको डिविडेंड देते जाओ। और ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। हम जो फ्यूचर के लिए पैसा रखेंगे उससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, वो पैसा हम नए प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे और पैसे पे पैसा कमाते जाएंगे। ठीक है, तो दोनों डिजायरेबल है। सिर्फ पूरा डिविडेंड ध्यान दोगे तो ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, पूरा ग्रोथ पे ध्यान दोगे तो डिविडेंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू
बैलेंस इट। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में कनेक्ट करो, पूरा सब्जेक्ट आपका कनेक्शन है, अकाउंट्स एफएमबी में कनेक्ट करूंगा, मेरी आदत ही है कनेक्ट करने की। जैसे फेसबुक दो लोगों को कनेक्ट करता है, अमित तलड़ा दो कंसेप्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान दो। तो जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, याद आ रहा है? जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, जो नालायकों ने वीडियो ही नहीं देखा होगा, डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको नहीं क्लिक होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी जैसे हमने पढ़ा कि पैसा अगर आप वर्किंग कैपिटल में लगाओगे तो लिक्विडिटी तो अचीव हो जाएगी, एट द सेम टाइम उतना पैसा कम आप फिक्स एसेट में लगा पाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो दोनों जरूरी है। पूरा आप प्रॉफिट पे सोचोगे, वर्किंग कैपिटल में पैसा ही नहीं लगाओगे, ये भी गलत है, उससे आपकी लिक्विडिटी पे प्रॉब्लम होगी, आप डिफॉल्ट कर सकते हो, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो दोनों को बैलेंस करना है, लिक्विडिटी भी अच्छी है, जरूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी है, दोनों को बैलेंस करना है। इन द सेम वे यहां पे डिविडेंड और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करना है। क्लियर है? तो दिया है देखो, बट आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है, कैसे और कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे वही हमको पढ़ना है। टू ईच अदर, अब ध्यान दो, हायर डिविडेंड, अगर आपने ज्यादा डिविडेंड पे किया तो लोग तो खुश हो जाएंगे, दिवाली मनाएंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या डिविडेंड मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम उतना पैसा फ्यूचर के लिए आपके पास नहीं बचेगा, उतना ही पैसा फिर आपको बाहर से लाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, ठीक है। तो वो है एंड मींस लेस रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, जो भी आप कमाते हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। जितना आप बांट देते हो दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, जितना आप रिटेन करते हो दैट इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग। एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो लेस रिटेन अर्निंग्स एंड वाइस वर्सा। This position is quite challenging for the finance manager and necessitates need to establish a dividend policy in the firm which will evolve a pattern of dividend payments having no adverse effects on the future action of the firm। तो आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी हो, आपको एडवर्सली इंपैक्ट न करे शॉर्ट रन में, क्योंकि आप ज्यादा डिविडेंड बांटोगे तो अभी तो वो खुश हो जाएंगे, पर अगर आप उसको ग्रो नहीं करोगे, कंसिस्टेंट डिविडेंड्स नहीं दोगे, आज डिविडेंड ज्यादा दे दिया फिर अगले साल दिया ही नहीं, तो आज वैल्यू बढ़ जाएगी फिर अगले साल और कम हो जाएगी। तो आपको वैल्यू को सस्टेन करना है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तक आपकी वैल्यू बढ़ती रहे कंटिन्यूअस, ये आपका मतलब मोटिव है, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द फ्यूचर एक्शंस ऑफ द फर्म। टू इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इवॉल्व फ्रॉम द अबव। फर्स्टली वेदर ओनर्स नीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द नीड्स ऑफ फर्म, ठीक है, क्या ज्यादा जरूरी है, ओनर की नीड जरूरी है कि फर्म की नीड जरूरी है, ये आपको कंसिडर करना है। It is not easy to ascertain the extent to which shareholders' best interest or desires affects the dividend policy because of the following difficulty. Number one, in determining the dividend needs of the stockholders as related to tax position, capital gains, current incomes, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि बेसिकली हमको क्या करना है कि जो पैसा है हमको ये देखना है कि उस पर मैं यानी फर्म ज्यादा कमा सकती है या शेयर होल्डर को दे दूंगा तो शेयर होल्डर उस पर ज्यादा कमा सकता है, who can better utilize the funds। बस इतना ही कंसेप्चुअली इतना ही प्रॉब्लम है कि अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर ये मुझे पता चल जाए कि मैं ज्यादा बेटर यूज कर सकता हूं कि शेयर होल्डर ज्यादा बेटर यूज कर सकते हैं, तो 2 मिनट का ये डिसीजन है। और यही हम डिविडेंड थेरीज में पढ़ेंगे। उन्होंने काफी अजम्पशन ले रखे हैं और वो ये अज्यूम करते हैं कि हमको सब पता है कि कौन कितना कमा सकता है, तो ये डिसाइड करना 2 मिनट का काम है। मैं ज्यादा कमा सकता हूं तो पैसा मैं रखूंगा, मैं रिटेन कर लूंगा पूरा, डिविडेंड नहीं पे करूंगा और उसको फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज करूंगा। और अगर शेयर होल्डर्स उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली उसमें पैसा कमा सकते हैं, तो मैं क्यों पैसा रखूंगा, मैं उनको पूरा दे दूंगा, मैं पूरा डिविडेंड बांट के उनको दे दूंगा और वो उन पे कमाएंगे। कि मैं कमा रहा हूं तो भी तो पैसा उन्हीं का है, आपको ये समझना है। मैं हूं ही नहीं, मैं तो उन्हीं के बिहाफ पे कमा के उन्हीं को दूंगा, पैसा उन्हीं का है, उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। बस वो पैसे को कौन अच्छे से यूज कर सकता है, उस पर ज्यादा उसको ग्रो कर सकता है, यही हमको देखना है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। तो पहला डिफिकल्टी है कि आप ये नहीं पता कर सकते कि सामने वाले को पैसे की नीड है कि नहीं है, आपको नहीं पता, क्योंकि शेयर होल्डर कोई एक इंसान थोड़ी है। फोन लगाया, हेलो शेयर होल्डर बताओ पैसे चाहिए क्या, कितना चाहिए, कितना भेजूं, बोलो, ऐसा नहीं है ना। हजारों लोग हैं, हजारों लोग, हजारों नीड्स, हजारों प्रॉब्लम्स, हजारों ओपिनियंस। तो आप ये कभी पता नहीं कर पाओगे रियल लाइफ में कि शेयर होल्डर्स की क्या नीड है, कितनों को पैसे की नीड है, कितनों को नहीं है, ये आप नहीं पता कर सकते, ठीक है।
तो वो है। फिर उनका टैक्स पोजीशन क्या है, ये भी मैंने चैप्टर 1 में आपको बता दिया था कि कोई इंडिविजुअल है तो उसका टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, एचयूएफ है तो अलग है, फर्म है तो अलग है, कंपनी है तो अलग है, सबके टैक्स स्ट्रक्चर्स अलग हैं। और जो कंपनी है उसका भी टैक्स स्ट्रक्चर अलग है। कंपनी को खैर खुद को पता होता है कि उसको कितना टैक्स लगने वाला होता है, पूरे डिविडेंड पे क्या मुझे टैक्स लगेगा मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को कितना लगेगा ये नहीं मैं पता कर सकता। हजारों लोग हैं अलग अलग, जिसको जितना मिलेगा उस पर उतना टैक्स लगेगा। तो कंपनी ये नहीं देख सकती कि कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन कितना लगेगा, करंट इनकम उनकी कितनी है, उनको पैसे की कितनी नीड है, डिविडेंड पे वो कितना डिपेंडेंट है, डिविडेंड पे वो कितना डिपेंडेंट है, ये आपको नहीं पता चलता प्रैक्टिकल लाइफ में। It is also difficult to locate exactly what more affects the interest of shareholders, current income requirements or alternative use of funds और tax consideration, कि क्या मायने रखता है, उनको आज के लिए इनकम चाहिए या उनको टैक्स का प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए, ये आपको पता करना रियल लाइफ में मुश्किल है। ठीक है। सेकेंड है सेम जो मैंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पॉलिसी में बी एडवांटेजेस टू वन एंड नॉट टू अदर। तो क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कोई बुरा लगेगा। सेम हमारे लिए भी रहता है, हजारों स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी करो, कुछ खुश होता है, कोई गाली देता है, कोई लाइक करेगा, कोई डिसलाइक करेगा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। डिसीजन लेते हो तो आपको दोनों चीज़ों को सामना करने का हौसला रखना पड़ता है। तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। फाइनेंस मैनेजर जो भी डिसाइड करे उसको पता है कि कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग गुस्सा करेंगे, गाली देंगे। तो ये पार्ट एंड पार्सल है। आपको मेजॉरिटी मैक्सिमम लोगों का भला करने की सोचना है। आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर फाइनेंस मैनेजर। ठीक है। तो उसको मेजॉरिटी मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के एंगल से देखना होता है। Nevertheless, investors' expectation of dividend are mainly based on 3 factors. ठीक है। सामने वाला कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यू टू करंट अर्निंग्स बाय वे ऑफ डिविडेंड, कि अगर आज मुझे डिविडेंड मिल गया तो अनसर्टेनिटी कम है। मतलब अगर आप बोलोगे मैं अगले साल दूंगा, उसके अगले साल दूंगा, 3 साल बाद दूंगा, तो वो बहुत अनसर्टन है। तब तक मैं रहूंगा कि नहीं पता नहीं है, तब तक आप कंपनी रहेगी कि नहीं पता नहीं, तब तक मैं शेयर होल्डर रहूंगा कि नहीं पता नहीं। तो आज जो भी आपको मिलेगा ये अपन पढ़ेंगे, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, कि आज के पैसे को हमेशा ज्यादा बेटर वेटेज दिया जाता है, क्योंकि आज कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आज भले आप 2 रुपए भी डिविडेंड दोगे मुझे चलेगा। आज 2 रुपए दे रहे हो और आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं अगले साल 3 रुपए दूंगा, तो इन्वेस्टर क्या मानेगा, 2 रुपए आज के, आज तो अंदर कर लो, कल किसने देखा। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, ये नॉर्मल इन्वेस्टर का अप्रोच होता है। ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, आज पैसा जेब में आ जाता है तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। फिर इंडिकेशन ऑफ फर्म्स स्ट्रेंथ एंड साउंड पोजीशन दैट रिपोजेस कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टर एंड टू मीट द नीड्स ऑफ द करंट इनकम। ठीक है। करंट इनकम उनकी हो सकता है डिविडेंड से आती हो, तो वो करंट इनकम भी मीट करना चाहते हैं। सेकेंडली, नीड ऑफ द फर्म आर इजियर टू डिटरमाइन। ठीक है। क्योंकि फर्म एक ही है, शेयर होल्डर्स हजारों हैं तो पता करना मुश्किल है, लेकिन फर्म तो एक ही है, चला भी एक ही इंसान रहा है तो वो तो डिसाइड कर सकता है ना। तो ये आसान है, फर्म के एंगल से सोचना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, आपके हाथ में है सारी चीजें, तो वो उसके हिसाब से सोच के डिसाइड करना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है। तो वो है which the center of attention is for the policy makers. Firm oriented matters relating to dividend can be grouped under 6 categories affecting directly or indirectly the determination and the appropriateness of the policy. तो फर्म के एंगल से आप सोचोगे तो 6 बड़े फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है। पहला है लिक्विडिटी, कि आपके जेब में पैसा कितना है। आप पढ़ चुके हो, प्रॉफिट अलग होता है, कैश अलग होता है। जितना प्रॉफिट है जरूरी नहीं कि उतना जेब में आपके पास पैसा हो। तो आपकी लिक्विडिटी कैसी है, सबसे पहले ये अफेक्ट करता है कि आप डिविडेंड कितना पे कर सकते हो। ठीक है। सेकंड इज नीड फॉर एक्सपांशन, कि कल चल के मेरे पास कितनी नीड आने वाली है, मुझे पैसे की कितनी नीड है वो आपको डिसाइड करना है। थर्ड है कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्या, कुछ डिविडेंड को लेके कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या, कोई बैंक ने, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है क्या, बोला है क्या मुझसे पूछ के दो, या कुछ भी लीगल रेगुलेटरी कोई आप पे ऑब्लिगेशन है क्या। ठीक है। फिर बिजनेस साइकिल कैसी है, फ्यूचर फाइनेंसिंग के बारे में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, डेट आप रेज कर सकते हो कि नहीं, एडिशनल इक्विटी आप रेज कर सकते हो कि नहीं, क्या है फाइनेंसिंग का आपका क्या स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। और पास्ट में आपने क्या डिविडेंड्स दिए हुए, कि पास्ट से भी काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आप एक स्टेडी डिविडेंड देते आए हो तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप डिविडेंड देते रहोगे, नहीं तो फिर वो नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे 6 पॉइंट्स हैं फर्म के एंगल से जो फर्क पड़ता है। पहला है
कि लिक्विडिटी कैसी है, आपके पास जेब में कितने लिक्विड पैसे हैं जो आप पे कर सकते हो। सेकंड, फ्यूचर की नीड्स क्या है, फ्यूचर में कितना पैसा आपको नीड होने वाला है। कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ ऑब्लिगेशंस है क्या आपके ऊपर। फोर्थ है बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, आगे बूम है कि रिसेशन है, वो सब आपको देखना है। फिफ्थ है कि फ्यूचर फाइनेंसिंग के पास आपके पास क्या क्या और रास्ते हैं। और लास्ट है पास्ट में आपने अभी तक क्या डिविडेंड्स दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 फैक्टर्स फर्म को अफेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिसी। टाइप्स ऑफ पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी की पॉलिसी क्या क्या टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, 4 बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। पहला है रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर नाम में ही मीनिंग है कि हम हर साल देंगे। रेगुलर का मतलब क्या होता है, हर साल डिविडेंड मिलेगा और लगभग सेम रेट पे मिलेगा। हर साल मिलेगा और लगभग सेम रेट पे मिलेगा। अब ये कौन सी कंपनी ऐसी पॉलिसी चूज कर सकती है जिसकी अर्निंग रेगुलर हो। रेगुलर अर्निंग है तो रेगुलर डिविडेंड आप बांटने का प्रॉमिस कर सकते हो। जिसकी अनस्टेबल अर्निंग होगी वो रेगुलर डिविडेंड कैसे देगा, सोच के देखो। मतलब पॉलिसी तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से सोचोगे ना कि अगर आप रेगुलरली कमाते हो तो आप रेगुलर पॉलिसी डिसाइड करोगे, आपके लिए वो अप्रोप्रिएट होगा। तो वही है, पहला है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इन्वेस्टर्स गेट डिविडेंड एट द यूजुअल रेट, यानी एक नॉर्मल रेट होता है पास्ट में जो आप देते आए हो और जो फ्यूचर में भी आप देते आओगे। यूजुअल रेट यानी जो आप देते आए हो। Here the investors are usually the persons who want to get the regular income। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में पैसा भी कौन लगाता है, जिनको एक रेगुलर डिविडेंड चाहिए। जैसी आपकी पॉलिसी होगी वैसे इन्वेस्टर्स आप अट्रैक्ट करते हो। जैसी आपकी पॉलिसी होगी वैसे इन्वेस्टर्स आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो अगर आपके इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रेगुलरली डिविडेंड इनकम चाहते हैं तो आपके लिए बेटर क्या होगा कि आप रेगुलर यानी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को अपनाएं। दिस टाइप ऑफ डिविडेंड पेमेंट कैन बी मेंटेन्ड। ठीक है, ये मेंटेन कब कर पाओगे, ओनली इफ द कंपनी हैज अ रेगुलर अर्निंग। चूज तो कोई भी कर सकता है पर मेंटेन कौन कर पाएगा, जिसकी एक रेगुलर अर्निंग है वो रेगुलर डिविडेंड दे सकता है। ठीक है, तो पहला है रेगुलर डिविडेंड। अब उसके 4 फायदे हैं, बोलो। पहला है कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। रेगुलर डिविडेंड दोगे तो स्ट्रेंथ दिखती है, भरोसा आता है कि यार हर साल डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, कमा रही है और डिविडेंड देते रहेगी। तो एज द इन्वेस्टर आपको कंपनी पे कॉन्फिडेंस होता है। फिर है कि मार्केट वैल्यू भी स्टेबलाइज हो जाती है। ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो मार्केट वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है। प्रॉपर एक रेगुलर डिविडेंड आप दोगे, लगभग सेम यूजुअल रेट पे दोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू भी स्टेबलाइज हो जाएगी। फिर एक गुडविल इससे मैरिनेट होती है, मतलब बनती है, ग्रो होती है ओवर द पीरियड और इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर इनकम मिल जाती है। ठीक है, ऐसे 4 फायदे हैं ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। फिर है इसी का उल्टा, इररेगुलर। रेगुलर, इररेगुलर। ठीक है, नाम भी मीनिंग है। इररेगुलर मतलब हर साल नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। मतलब अर्निंग के हिसाब से देंगे, अर्निंग है तो दे देंगे, अर्निंग नहीं है तो नहीं देंगे। अब ये किसको सूट करेगा, जिसकी अर्निंग इररेगुलर है। अर्निंग इररेगुलर है तो आप डिविडेंड भी इररेगुलर दो, अर्निंग से मैच करो डिविडेंड को बेसिकली, क्योंकि अर्निंग से ही डिविडेंड देना होता है ना। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट हियर द कंपनी डज नॉट पे रेगुलर डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो क्यों ऐसा कोई कंपनी करेगी, उसकी अर्निंग ही सर्टन नहीं है, अनसर्टन अर्निंग है, तो वो डिविडेंड सर्टनली प्रॉमिस कैसे करेगी, कमाई का ही अता पता नहीं है, तो डिविडेंड भी मतलब वो कोई स्टडी रेगुलर डिविडेंड नहीं दे सकती है ना। अर्निंग के हिसाब से देंगे, जितनी अर्निंग हुई उतना डिविडेंड देंगे। तो पॉलिसी लेवल पे देखोगे तो इरेगुलर दिखेगा। फिर है आपके पास पैसा ही नहीं रहता। ठीक है, तो लिक्विड रिसोर्सेज आपके पास नहीं होते हैं, आपके पास कैश का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो जितना कैश होता है आप उतना डिविडेंड बांटते हो, तो इरेगुलर होता है आपका। द कंपनी इज समटाइम अफ्रेड ऑफ गिविंग रेगुलर डिविडेंड, कि भाई आदत लग जाएगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो इसलिए भी लोग नहीं देते हैं। या आपका बिजनेस ही बहुत अनसर्टन है, बिजनेस ही रहेगा नहीं रहेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी आपको भी पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसी कंपनीज को इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला था रेगुलर, सेकंड है इरेगुलर, फिर थर्ड है स्टेबल। अब ये थोड़ा आर्टिफिशियल है, मतलब कि आप जबरदस्ती एक स्टेबल पॉलिसी चाहते हो, मतलब आपकी अर्निंग कैसी भी हो सकता है आपकी अर्निंग स्टेबल हो सकता है आपकी अर्निंग स्टेबल ना हो। इन एनी केस आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको एक स्टेबल डिविडेंड देना है। अब स्टेबल का मतलब क्या है, कैसे कैसे आप एक स्टेबल डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है, तो उसके सब टाइप्स हैं।
हेयर अ पेमेंट ऑफ सर्टन सम ऑफ मनी इज रेगुलरली मेड टू द शेयर होल्डर्स। तो ये सर्टन क्या तीन टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, अमाउंट को फिक्स कर दिया, रुपीस अमाउंट पर शेयर, भाई 10 रुपए का शेयर है, मैंने डिसाइड कर लिया 2 रुपए का मैं हर साल डिविडेंड दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। रुपीस में आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी अर्निंग जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 रुपए डिविडेंड हर साल दूंगा, तो ये हो गया कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इन दिस केस रिजर्व फंड इज क्रिएटेड। ठीक है, ये मेथड अब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा, काफी जगह यूज होती है, और आपने एक अकाउंट्स में एक नाम भी सुना होगा, डिविडेंड स्टेबलाइजेशन फंड। डिविडेंड स्टेबलाइजेशन फंड करके आपने नाम भी सुना होगा, एक आध क्वेश्चन में कहीं आया भी होगा, ये वही है रिजर्व फंड। ये जो कहा गया है ना, यही होता है डिविडेंड स्टेबलाइजेशन फंड। कि आप एक स्टेबलाइजेशन फंड बना लेते हो कि जिस साल आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, देखो जितना डिविडेंड देना है, अगर उतना प्रॉफिट है तो फंड की नीड क्या है, आपको समझना है। फंड की नीड कब पड़ती है, जब डेफिसिट हो, जिस साल आपकी अर्निंग नहीं है बट आपको एक फिक्स डिविडेंड देना है। अब पैसा कहां से आएगा, तो फंड से लेंगे। मतलब ये उन्हीं सालों में हेल्प होगी इसकी जिन सालों में आपकी अर्निंग नहीं है या कम है। जिस साल अर्निंग है तो आप तो अर्निंग से ही पे करते जाओगे, फंड का कोई काम नहीं है। और जिस साल एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो भी नॉर्मल डिविडेंड ही दोगे, और जो एक्स्ट्रा अर्निंग है थोड़ी थोड़ी फंड में भी ट्रांसफर करते रहोगे। ठीक है, तो फंड की नीड कब आती है, जब डेफिसिट होगा। ठीक है, तो रिजर्व फंड इज क्रिएटेड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड द ईयर व्हेन द अर्निंग इज नॉट इनफ। व्हेन द अर्निंग इज नॉट इनफ, तो तब ये फंड का काम आएगा। इट इज सुटेबल फॉर द फर्म्स हैविंग स्टेबल अर्निंग। फिर है कांस्टेंट पे आउट रेशो, कि कुछ कंपनी बोलती है चलो अमाउंट नहीं, हम पे आउट रेशो फिक्स कर देंगे, जितनी भी अर्निंग होगी उसका एक फिक्स्ड रेट आपको दे देंगे। भाई मैंने अगर डिसाइड किया 50% कि हर साल जितनी भी मेरी अर्निंग होगी, ईपीएस होगा, उसका 50% में डिविडेंड दे दूंगा, तो ये कौन से टाइप की डिविडेंड पॉलिसी होगी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो अगर आप पे आउट रेशो भी फिक्स कर देते हो तो भी वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में क्लासिफाई होगा। क्लियर है, तो यहां क्या फिक्स हो रहा है, परसेंटेज, यानी कि पे आउट रेशो। पे आउट रेशो, ठीक है, ऊपर अमाउंट डिसाइड हो रहा है, नीचे पे आउट रेशो डिसाइड हो रहा है। ठीक है, और फिर है कुछ बोलते हैं कि नहीं यार स्टेबल प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, मतलब ये एकदम यानी एक्चुअल से आप मिलाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा अर्निंग कैसा भी रहे, हम एक आपको बेस डिविडेंड तो देंगे। मतलब एक एलिमेंट ऊपर का है, कांस्टेंट वाला भी एक एलिमेंट है कि मेरा प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, मैं एक मिनिमम डिविडेंड पर शेयर दूंगा ही दूंगा, और जिस साल में मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हुई तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दूंगा एज अ बोनस। क्लियर है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब आप एक रेगुलर डिविडेंड दोगे, एक बेस डिविडेंड दे दोगे, और फिर जब प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा डिविडेंड दोगे। ठीक है, जैसे एम्प्लॉइज का होता है, जैसे एम्प्लॉइज का होता है एग्जैक्टली सेम है। एम्प्लॉइज का क्या है, फिक्स सैलरी देना ही देना है, आपका प्रॉफिट और लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई मैं आपको एक सैलरी दूंगा, बस अगर मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको बोनस दूंगा, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अंडर दिस टाइप देयर इज द पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड। अब ये थोड़ा लो रहेगा, ये आपको समझना है कि मैं गारंटीड एक मिनिमम डिविडेंड दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होगा ताकि मैं बोनस भी दे पाऊं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड कब देंगे, व्हेन द कंपनी अर्न्स हाई प्रॉफिट। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उस साल में दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लो प्रॉफिट लो डिविडेंड दे जाएंगे। ठीक है, extra dividend may be considered as a bonus paid to shareholders as a result of usually good year for the firm. This additional amount of dividend may be paid in the form of cash bonus or bonus shares subject to the firm's liquidity position. पैसा है तो कैश में दे दो, पैसा नहीं है तो बोनस शेयर्स में दे दो। अब ध्यान देना है, एक और पॉइंट आगे आएगा, तो अभी लॉ और एफएम इंटरेक्ट करेंगे और आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी चालू होगी। सर आपको कैसे पता, टीचिंग एक्सपीरियंस। धीरे धीरे अब आप लॉ को बीच में घुसाओगे, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हो, लॉ तो बीच में आना ही आना है ना सर, तो लॉ को बीच में लाओगे तो अब कंफ्यूजन चालू होगा। तो लॉ को बीच में नहीं लाना है। जब हम एफएम पढ़ रहे हैं हम थेरोटिकली पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग द लॉ। एफएम इज नॉट अ लॉ, एफएम इज थेरोटिकल, कि हम इमेजिनेशन के हिसाब से चलते हैं कि जो भी चीज हम कर सकते हैं हम वो मानते हैं कि हो सकती है, लीगली पॉसिबल है कि नहीं हम ये नहीं पढ़ रहे। तो लॉ को बीच में नहीं लाना, ठीक है, तो आपको बेटर समझेगा। चलिए, तो ये सेम फायदे हैं, स्टेबल और रेगुलर में ज्यादा फर्क नहीं होता है।
तो सेम फायदे हैं, कॉन्फिडेंस बनेगा, रेगुलर इनकम मिलेगी, गुडविल बनेगी, मार्केट वैल्यू स्टेबलाइज होगी, सेम चारों फायदे हैं, ठीक है। और चौथी पॉलिसी है नो डिविडेंड, मतलब हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि हम डिविडेंड देंगे ही नहीं, जो भी कमाएंगे उसको रिटेन करेंगे, उसको फ्यूचर के लिए काम करेंगे, ठीक है, उसको ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। द कंपनी में यूज दिस टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्म फॉर द ग्रोथ। नई नई कंपनी है तो डिविडेंड से ज्यादा ग्रोथ पे फोकस ज्यादा होता है, ठीक है। आप क्या स्टेज पे हो, आपकी कंपनी जैसे अगर स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनीज तो ग्रोथ पे ध्यान देंगी, क्योंकि स्टार्टअप में जो भी पैसा लगाता है उसको पता है ना लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा। डिविडेंड के लिए तो कोई स्टार्टअप में पैसा लगाता भी नहीं है। सोचो बेसिक लॉजिक कि अगर मैं कोई ग्रोथ कंपनी, कोई स्टार्टअप में पैसा लगा रहा हूं, ऑब्वियसली मैं 3, 4, 5, 10 साल का एक जेस्टेशन सोच के ही पैसा लगाता हूं। मैं डिविडेंड ज्यादा एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्टार्टअप है, वो अभी अभी पैदा हुई है, वो ग्रो होगी और वो ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देगी, ठीक है। और काफी बार तो नए कंपनीज तो लॉसेस में होती हैं, तो डिविडेंड तो वैसे भी नहीं दे सकते। पेटीएम का एग्जाम्पल ले लो, पता नहीं कितने स्टार्टअप्स हैं, सब लॉस में चल रहे हैं। जोमेटो भी आपका लॉस में चल रहा है, स्टार्टअप्स हैं, वो ग्रोथ पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो इतना ग्रो हो जाएंगे और फिर जब प्रॉफिट आएगा तो ऐसा आएगा कि बारिश हो जाएगी पैसों की। तो वो स्टार्टअप होते ही ऐसे हैं, ठीक है, तो ध्यान दो। तो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस होता है, और फॉर वर्किंग कैपिटल यानी लिक्विडिटी, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी के लिए आपको पैसा बचाना होता है तो आप डिविडेंड नहीं बांटते हो, ठीक है। तो ऐसे 4 आपके पॉलिसीज हैं, डिविडेंड पॉलिसीज हैं, रेगुलर, इरेगुलर, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, उसके अंदर 3 है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट पे आउट रेशो और कांस्टेंट डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, ठीक है, ऐसा स्टेबल रुपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। और फिर है 4th नो डिविडेंड, ठीक है। ऐसे 4 डिविडेंड पॉलिसी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसी का कनेक्टेड पॉइंट पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब ये यहां पे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है कि सर फिर वो क्या था, वो पॉलिसीज थे, ये डिविडेंड्स हैं कि डिविडेंड क्या क्या फॉर्म में आप दे सकते हो, क्या क्या तरीकों से, क्या क्या वे में आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम पॉलिसी नहीं पढ़ रहे अभी, हम डिविडेंड पढ़ रहे हैं कि डिविडेंड कैसे देंगे, कैश में देंगे, नॉन कैश में देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है, वो पॉलिसी थे। पहला है कैश, सबसे पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर, कॉमन, ठीक है। सबसे कॉमन क्या है, कैश डिविडेंड। क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक है कि डैश डिविडेंड्स आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न्स, तो आंसर आएगा कैश डिविडेंड, ठीक है। तो वही है कि कैश डिविडेंड कैश में दिया जाता है। इट इज पेड पीरियोडिकली आउट ऑफ द बिजनेस अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, नॉर्मल सब कुछ है नहीं खास। फिर है स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक मतलब शेयर्स, ठीक है, स्टॉक मतलब शेयर्स, स्टॉक मतलब वो नहीं स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, वो सब नहीं, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो यहां स्टॉक का मतलब क्या है, शेयर्स, वो भी किसके शेयर्स, मेरी ही कंपनी के शेयर्स, मेरी खुद की कंपनी के शेयर्स अगर मैं डिविडेंड के बदले में दे रहा हूं या डिविडेंड के तौर पे दे रहा हूं तो उसको कहेंगे स्टॉक डिविडेंड। अगर मैं मेरी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स दूंगा तो वो यहां नहीं आएंगे, तो वो यहां नहीं आएंगे, वो नीचे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, शेयर्स देंगे किसके, मेरे कंपनी के, खुद के कंपनी के, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज स्टॉक्स यानी कि शेयर्स ड्यू टू रेजिंग ऑफ मोर फाइनेंस। अंडर दिस टाइप कैश इज रिटेन बाय द बिजनेस कंसर्न। स्टॉक डिविडेंड में भी बोनस इशू, अब देखो वही कह रहा हूं, लॉ को बीच में नहीं लाना है, लॉ मैंने भी पढ़ा है, और पढ़ाया भी है सालों साल, ठीक है। तो लॉ यहां बीच में नहीं लाना है, ठीक है। तो स्टॉक डिविडेंड को ही आप बोनस इशू भी मान सकते हो, क्योंकि बोनस इशू में भी हम यही करते हैं, हम फ्री में शेयर्स देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन अ सर्टेन रेशो। पर यस, लॉ में आप पढ़ते हो कि डिविडेंड बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ठीक है, वो मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां लॉ को नहीं घुसाना है, इंडियन लॉ में अलाउड नहीं है, पर ये हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यहां हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम यहां इंडिया पाकिस्तान नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां ग्लोबल लेवल के हिसाब से कंसेप्चुअल लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टॉक डिविडेंड एज अ शेयर्स भी दे सकते हो, उसी को आप बोनस शेयर्स भी कहते हो। दिस इशू इज गिवन ओनली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिर है बॉन्ड डिविडेंड और स्क्रिप डिविडेंड, मतलब शेयर्स के बदले आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या डेट सिक्योरिटीज दोगे तो उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड डिविडेंड, ठीक है। ऊपर सिर्फ शेयर्स कवर्ड है, वो भी आपकी खुद की कंपनी के, क्लियर है। फिर आप ही की कंपनी के अगर आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स दोगे तो उसको कहेंगे बॉन्ड डिविडेंड या स्क्रिप्ट डिविडेंड, ठीक है। तो अगर आप ये सब रास्ते क्यों होते हैं, देखो चुपचाप
कैश में क्यों नहीं देते हम? कैश है तो कैश में ही दे देंगे, फालतू के पंगे किसी को वैसे भी पसंद नहीं होते। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमको ये दिखावा भी करना है कि हमने डिविडेंड दिया, इसलिए ये अलग दूसरे रास्ते निकाले जाते हैं कि पैसे नहीं है, आप कैश डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो, बट आपको कुछ तो शेयर होल्डर्स को देना है ताकि वो गुस्सा ना हो, नाराज ना हो और उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो ये रास्ते निकाले जाते हैं कि अपने ही शेयर्स दे दो फ्री में, या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दे दो, या अपना ही स्टॉक इन ट्रेड दे दो, या अपने ही कोई एसेट्स दे दो। इनकम टैक्स में भी आप ये सबकी टैक्सेबिलिटी पढ़ते हो, कैपिटल गेन में ये सारा आप पढ़ते हो, विवेक सर से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इफ अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे द कैश डिविडेंड, द कंपनी प्रोमिसेस टू पे शेयर होल्डर्स एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, नोट्स। या तो आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स दे देते हो, या तो आप बोलते हो कि हम बाद में फंड रेज करेंगे और उसमें से डिविडेंड देंगे, ऐसा भी चलता है, क्योंकि सब थ्योरेटिकल है, हम प्रैक्टिकल से वैसे भी इसको मैच नहीं कर रहे हैं, तो सब चलता है, सब पॉसिबल है, ऐसा मान के आपको सोचना है, ठीक है। तो बॉन्ड के रूप में दे रहे हो या बॉन्ड इशू करके बाद में पैसा देने का प्रॉमिस कर रहे हो, तो वो बॉन्ड में क्लासिफाई होगा, बॉन्ड डिविडेंड या स्क्रिप्ट डिविडेंड आप उसको कहोगे। एंड लास्ट इज प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब ये है एक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी एक्चुअल स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, ये सब, या फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या इसमें आप ही के सब्सिडियरी के शेयर्स भी आते हैं, ठीक है। अब ये याद नहीं रहेगा, बहुत ही ऑड है, आपको टेक्निकल है तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैश और स्टॉक डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड कैन ईदर इंक्लूड, ध्यान दो, ईदर इंक्लूड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी और फिजिकल एसेट्स, आपको याद रहेगा, फिजिकल एसेट्स सच एज इन्वेंट्रीज, जिसको आप स्टॉक भी कहते हो, स्टॉक इन ट्रेड, दैट द कंपनी होल्ड्स, ठीक है। तो ऐसे दो चीजें आती हैं। तो फिजिकल एसेट्स तो आपको याद आएगा ही प्रॉपर्टी से, लेकिन ये याद नहीं आएगा, तो ये आपको अलग से याद करना है, ये आपको अलग से याद करना है, ठीक है। आगे तो वही है कि अब अमाउंट का भी प्रॉब्लम आएगा, अमाउंट का भी प्रॉब्लम आएगा कि जब भी आप एसेट देते हो, नॉन मॉनिटरी जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आएगी कि इन्वेंट्री बुक्स में भी रिकॉर्डेड होती है, उसकी एक बुक वैल्यू भी होती है, और वो सेलेबल है तो उसकी एक मार्केट वैल्यू भी होती है। तो किसको रिकॉर्ड करोगे? डिविडेंड का अमाउंट कैसे निकालोगे? तो उसमें लेते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू। कॉस्ट प्राइस नहीं देखते हैं, बुक वैल्यू नहीं देखते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ऑब्वियसली ऐसी नौबत रेगुलरली तो आती ही नहीं है कि आपको अपना स्टॉक डिविडेंड के रूप में बांटना पड़े, लिक्विडेशन या बहुत आप प्रॉब्लम्स में हो तब ये होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिविडेंड इज नॉट प्रेविलेंट इन इंडिया, ठीक है, आपको दिया है, तो ये इंडिया में ज्यादा प्रेविलेंट नहीं है। अपने यहाँ हर जगह नॉर्मली क्या चलता है? कैश डिविडेंड। चलिए, तो चार टाइप के डिविडेंड है सर। कैश डिविडेंड कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर टाइप, स्टॉक डिविडेंड उसमें आप अपने खुद के कंपनी के शेयर्स देते हो, उसी को आप बोनस शेयर्स भी कहते हो, और आप एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को देते हो। थर्ड है बॉन्ड डिविडेंड, ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्ट डिविडेंड, जिसमें आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या कोई भी डेट सिक्योरिटी देते हो। फोर्थ है प्रॉपर्टी डिविडेंड, जिसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहला है कि आप अपनी ही सब्सिडरी के शेयर्स दे दो या आप अपना कोई फिजिकल एसेट दे दो, ठीक है, और ये टाइप इंडिया में प्रेविलेंट नहीं है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो मैं कह रहा था उसका भी लास्ट पॉइंट है, डिटर्मिनेंट्स और कंस्ट्रेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कि ये डिविडेंड पॉलिसी क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या फैक्टर्स हैं जो अपना डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं, वो हमको पढ़ना है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स having taken into consideration a number of factors जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, which includes legal restrictions imposed by government to safeguard the interest of various parties or constituents of company, जो अपन पढ़ेंगे। चलिए, पहला है लीगल, कि लॉ में डिविडेंड के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या? सेक्शन आप पढ़ चुके हो, 1 आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, डिविडेंड 123 टू 127, तो लॉ में कंपनीज एक्ट 2013 में आप ये पढ़ते हो। तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी आपको कंसिडर करनी होती है कि डिविडेंड के लिए कोई कंडीशंस, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रोसीजर, कोई फॉर्म, कुछ भी लागू है क्या? है तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं है तो अलग बात है। वही कह रहा हूं, लॉ बदलते रहता है, काफी बच्चों को यही समझ में नहीं आता, लॉ बदलते रहता है बेटा, आज कुछ और है कल बदल भी सकता है ना, पत्थर की लकीर नहीं होती है, वो कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आज लॉ में जो भी है
कल बदल भी सकता है, ठीक है। तो जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको कंसिडर करनी है और उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी मैच होनी चाहिए। यू कैन नॉट डिसाइड समथिंग कॉन्ट्ररी टू द लीगल प्रोविजंस, यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द लीगल प्रोविजंस, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको लीगल प्रोविजन स्टडी करनी होती है विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो सब दिया हुआ है। फिर है फाइनेंशियल, कि जेब में आपके कितना पैसा है, सेम लिक्विडिटी, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स टू डिविडेंड पॉलिसी, अ फर्म कैन पे डिविडेंड ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट हैज सफिशिएंट कैश टू डिस्बर्स। तो लिक्विडिटी आपको देखनी है। इसी से कनेक्टेड पॉइंट है कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे की नीड है ये भी ध्यान देना है। तो ये आता है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। आए ख्याल में, एक है फाइनेंशियल मतलब आज का आपका कैश पोजीशन लिक्विडिटी कैसा है, और एक है आने वाले समय में आपको पैसे की कितनी नीड है ये भी आपको डिसाइड करना है। तो ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में आपको नीड है तो आप डिविडेंड कम बांटोगे या नहीं बांटोगे, और फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, कोई नियर टर्म में कोई है ही नहीं, तो आप डिविडेंड ज्यादा बांटोगे या पूरा ही बांट दोगे, ठीक है। तो फर्क पड़ता है। फिर है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, कि फायदा होगा कि नहीं, मतलब आप दिमाग लगाओगे कि मैं आज एक पैसा दे रहा हूं, मैं एक रिसोर्स दे रहा हूं, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरे कंपनी का कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, मेरी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा मेरे कंपनी के लिए। तो वो होता है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। देयर आर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। द क्वेश्चन राइजेस, डज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म? इफ द आंसर इज येस, देन देयर मस्ट बी सम ऑप्टिमम लेवल, जो अपन थ्योरी में पढ़ेंगे कि अगर फर्क पड़ता है तो ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ डिविडेंड होगा जिससे अपन अपनी वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो उतना ही डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है, विच मैक्सिमाइजेज द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म स्टॉक। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या पॉलिसी चूज करोगे, आपके बिजनेस में आपकी अर्निंग कैसी होती है। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अर्निंग पैटर्न्स अलग अलग होता है। एक नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपका एक स्टेबल बिजनेस होता है। अगर आप एक स्टार्टअप हो, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, रियल एस्टेट है, कोई भी अनसर्टन बिजनेस में हो, तो फिर वहां आपकी स्टेबल अर्निंग नहीं होती है, तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड का अमाउंट अलग होता है। तो क्या नेचर ऑफ बिजनेस है ये भी अफेक्ट करता है कि आप कितना या कैसा डिविडेंड पे कर सकते हो। फिर है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, कैसा स्ट्रक्चर है। पब्लिक कंपनी है वो भी लिस्टेड है तो फर्क पड़ जाता है, कुछ भी कम ज्यादा हुआ मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा होती है लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड हो या प्राइवेट हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर है एग्जिस्टेंस, कितना समय, आपका हिस्ट्री कितना है, एग्जिस्टेंस कितने सालों से है। अगर आपको बहुत समय हो गया है, 10-15 साल, 25 साल, 50 साल हो गए, तो आप एक स्टेबल डिविडेंड बांटते हो या बांटने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप एक पुराने कंपनी हो, स्टेबल कंपनी हो। तो स्टेबल कंपनी हो, बहुत सालों से हो, तो आप एक स्टेबल डिविडेंड बांटने की कोशिश करते हो। अगर आप अभी पैदा हुए हो, नई नई कंपनी हो, स्टार्टअप्स हो, तो फिर आप अनसर्टेन डिविडेंड या इरेगुलर डिविडेंड बांट सकते हो, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस कितने सालों का है वो भी अफेक्ट करता है। फिर है मार्केट कंडीशंस क्या चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, बूम है, डिप्रेशन है, रिसेशन है, क्या है, उससे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर देखो इसमें दिया है, बहुत अच्छे लाइन से ध्यान दो, कि अगर मार्केट डिप्रेशन में है, मतलब डिमांड बहुत कम है, तो ज्यादा डिविडेंड बांटना पड़ता है। उल्टा है, ध्यान दो, आपको लगेगा सर डिप्रेशन है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम कैसे बांटेंगे, तो आपको बांटना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी बांटने की, या कुछ तो वही रिजर्व फंड और ये सब का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, आपको सामने वाले के हिसाब से सोचना है कि भाई उनको पैसे की नीड होगी, वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है मेरी कंपनी में, तो ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट सम डिविडेंड, तो तब डिविडेंड देना जरूरी है, जरूरत में उनको काम आना जरूरी है, आए ख्याल में। तो ऐसा है। और फिर अगर बूम है, पैसा ही पैसा है, सबके पास पैसा है, उनको फिर इतनी खास कुछ नीड होगी नहीं, तो आप अपने ग्रोथ के लिए भी यूज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये शेयर होल्डर के एंगल से सोचना है, कंपनी के एंगल से नहीं सोचना है, शेयर होल्डर के एंगल से सोचना है, ठीक है। इकोनॉमी में बूम कहां से आता है, कंज्यूमर्स के हिसाब से ही आता है बेटा, वो मतलब सबके लिए होता है। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है मतलब सब अच्छा कमा रहे हैं, सबके पास अच्छा पैसा है, तो उनको इतना डे टू डे के लिए कोई नीड नहीं होगी, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दो, तो अगर डिप्रेस्ड मार्केट है तो आपको ज्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर बूम है, ग्रोथ चल रही है, तो आप एक्सपांशन के लिए पैसा रख सकते हो, डिविडेंड कम बांट सकते हो। फिर है फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कि अगर कुछ मर्जर एक्विजिशन चल रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं जिसपे आपको लग रहा है कि हो सकता है सामने वाले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस न दिखाए, डाउट करे हमारे कैपेबिलिटी पे,
तो तब आपको ज्यादा डिविडेंड बांटना चाहिए ताकि वो खुश रहें, ताकि वो हम पे डाउट ना करें। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। In case of financial arrangements being entered into or being planned like M&A, merger and acquisition with another company, liberal policy, ठीक है, यानी ज्यादा आपको देना चाहिए डिविडेंड। Liberal policy of dividend distribution is followed to make the share stock more attractive। आए ख्याल में? तब पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप M&A कर रहे हो, भले वो अच्छा होगा, उसमें कोई डिपेंड नहीं है। देखो, दो अलग अलग ओपिनियंस हो सकती हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रहे हो तो तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिविडेंड ज्यादा दें, कि तब अगर आप डिविडेंड कम दोगे तो और वो नेगेटिवली देखा जाता है कि देखो ये हुआ भी नहीं और अभी से डिविडेंड कम कर दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसा होता है। ठीक है, और लास्ट है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपको देखनी होती है कि क्या चल रही है या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसके हिसाब से अपने डिविडेंड पॉलिसी को आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो ऐसे 10 फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट्स द डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, क्या क्या है बोलते जाओ जरा। लीगल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, फिर चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर और याद करो, मेरे को भी याद करने तो, नेचर ऑफ बिजनेस, एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, दो और हैं, क्या था भाई, नहीं याद आ रहा। ठीक है, 8 तो मेरे को याद हो गए, आप बताओ और क्या है। मार्केट कंडीशंस एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट। ठीक है, मार्केट कंडीशंस कैसी चल रही हैं और कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट की गई हैं या होने वाली हैं तो भी डिविडेंड पॉलिसी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे 10 कंस्ट्रेंट्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं डिविडेंड के। ठीक है, तो ये एक पार्ट अपना हो गया, 45 मिनट्स देखो लगभग हो गए, एक पार्ट अपना हो गया। अब सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके पानी वानी पी लो, ब्रेक ले लो। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे थेरीज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आती हैं और ये मुझे पता है, इसलिए पूरा ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है। मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझाने की, रिपीट भी करूंगा ताकि याद भी हो जाए आपको चीजें। ठीक है, पॉज ले लो, मैं भी ले लेता हूं, एक सेकेंड। चलिए करें स्टार्ट। चलिए, थेरीज ऑफ डिविडेंड, थेरीज ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो क्या है ये थेरीज की रेलेवेंस है कि नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस है कि नहीं है, काई के लिए, इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, कि फर्म की जो पूरी वैल्यू है क्या वो डिविडेंड पॉलिसी से अफेक्ट होती है, डिविडेंड दें न दें, कम दें ज्यादा दें, क्या इसका वैल्यू पे फर्क पड़ता है, पड़ता है तो कैसे पड़ता है, कैसे हम पॉलिसी को यूज कर सकते हैं इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। तो डिविडेंड पॉलिसी का कितना रोल है और क्या हद तक डिविडेंड को यूज किया जा सकता है इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। सेम लाइंस पे है जिस लाइंस पे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ा था, सेम लाइंस पे। ठीक है, चलिए सर, पहला है रेलेवेंस। दो थ्योरीज हैं जो कहती हैं यस डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट, इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, और वो बताती भी हैं कि कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्या ऑप्टिमम डिविडेंड होता है। ऑप्टिमम मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ऑप्टिमम पॉलिसी, कोई भी चीज ऑप्टिमम कब होती है, जब वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, जो पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है या कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है उसको ऑप्टिमम कहते हैं। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होगा, ऐसी डिविडेंड पॉलिसी, ऐसा पे आउट रेशो जिसपे आपका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। क्लियर है। इफ द चॉइस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स, ठीक है, इफ द choice affects the value of firm, it is considered as relevant. In that case, a change in the payout ratio will be followed by a change in the market value of the firm. तो अगर आप मानते हो कि relevant है तो आप पॉलिसी जब भी बदलोगे उसका फर्क आपको मार्केट वैल्यू पे दिखेगा। ठीक है, और ध्यान दो ये दिखा है, इफ द डिविडेंड इज रेलिवेंट देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम पे आउट रेशो, है तो फिर एक ऑप्टिमम भी रहेगा जहां पे आप मैक्सिमाइज कर दोगे। ऑप्टिमम पे आउट रेशो इज द रेशो विच गिव्स द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट मार्केट वैल्यू आपको लाके दे। चलिए, तो पहली थ्योरी है सर वॉल्टर्स, जेम्स बॉन्ड नहीं, जेम्स ई वॉल्टर। ठीक है, जेम्स ई वॉल्टर, जेम्स ई वॉल्टर। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या क्या अजम्पशन लेके रखे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखो इनके अजम्पशंस पढ़ लो। थ्योरी तो क्या कह रही है कि रेलेवेंट है, ठीक है, पहले समझ लो कि ये क्या कह रहा है बेचारा कि रेलेवेंट है। रेलेवेंस की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने क्या अजम्पशन ले रखे हैं, नंबर 1। अब जो भी मैं लाइन से आपको अजम्पशंस बताऊंगा वही लाइन से आपके क्रिटिसिज्म्स आएंगे। जो भी लाइन से इनके अजम्पशंस हैं वही इनके लाइन से क्रिटिसिज्म्स है, ठीक है, तो ध्यान देना 1 to 1 कनेक्शन है। तो इन्होंने क्या अज्यूम किया है, नंबर 1 इनका कहना है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जो भी पैसे की नीड आएगी वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से ही आप फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। आप डेट भी नहीं ले सकते, आप इक्विटी भी रेज नहीं कर सकते। आप ऐसी सिचुएशन में हो कि जो भी प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं उसके लिए जो भी पैसा लगेगा दैट हैज टू बी फाइनेंस्ड बाय द अर्निंग्स, इंटरनल अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स से ही वो फाइनेंस हो सकती हैं। इसीलिए 1 to 1 डिविडेंड का फर्क पड़ेगा। डिविडेंड ज्यादा दे दोगे तो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप डेट भी रेज नहीं कर सकते, आप इक्विटी भी रेज नहीं कर सकते। जो भी नीड है प्रोजेक्ट्स की, इन्वेस्टिंग की, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड फ्रॉम द अर्निंग्स। सोचो क्या अजम्पशन ले रखा है। क्रिटिसिज्म्स में आना ही आना है। रियलिटी में ऐसा होता है क्या? बहुत ही रेयर होता होगा कि आप डेट रेज ही नहीं कर पा रहे, इक्विटी भी रेज नहीं कर पा रहे, सिर्फ रिटेन अर्निंग के भरोसे हो। ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इसीलिए इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। फिर है सेकंड, फर्म्स इंटरनल रेट एंड इट्स कॉस्ट आर कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक अजम्पशन है कि जो भी आपका पर रुपी पे जो भी आप कमाने वाले हो, रिटेन अर्निंग्स रिटेन करोगे तो उसका क्या करोगे भाई, प्रोजेक्ट्स में लगाओगे, उस पर कमाओगे, तो वही आर है, रेट ऑफ रिटर्न। तो जो रेट ऑफ रिटर्न आप कमाने वाले हो प्रोजेक्ट्स पे दैट विल बी कांस्टेंट, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है। एंड सेम कि जो भी कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं आपकी वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल अजम्पशन है, हर थ्योरी में रहता है और हर बार की तरह यहां पे भी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि रिटर्न कांस्टेंट होता ही नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता ही होता है बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर्स, और कॉस्ट भी फ्लक्चुएट होते रहता है बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। पर यहां उन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि बोथ आर कांस्टेंट। फिर है ऑल अर्निंग्स आर ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड और आर री इन्वेस्टेड, मतलब सब जो भी होगा पूरा पूरा होगा, या तो पूरा डिविडेंड दे देंगे, अर्निंग का पूरा 100% पे आउट रेशो होगा, पूरा अर्निंग डिविडेंड के रूप में बांट देंगे, या सीधे जीरो होगा, मतलब पे आउट रेशो जीरो होगा, पूरा का पूरा रिटेन कर देंगे। पूरा डिविडेंड बांट रहे हैं तो पे आउट रेशो कितना होता है 100%, पूरा रिटेन कर रहे हैं तो पे आउट रेशो क्या होता है जीरो। जितना आपको मार्क्स मिलता है ना, जीरो आए ख्याल में, तो ये ध्यान देना क्योंकि इसका आगे आएगा यूज, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आप ये पढ़ोगे, ठीक है। यानी पार्टली का कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई 50 रख लिया 50 बांट दिया, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इनका मानना है या तो पूरा पे आउट होगा या तो पूरा रिटेन होगा, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई रेशो प्रोपोर्शन है ही नहीं। फिर है बिगिनिंग अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स नेवर चेंज, वैल्यूज ऑफ अर्निंग्स पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर मे बी चेंज्ड इन द मॉडल टू डिटरमाइन द रिजल्ट्स, बट एनी गिवन वैल्यूज ऑफ ईएनडी आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, कि जो हम कमा रहे हैं और जितना डिविडेंड बांट रहे हैं ये हर साल कांस्टेंट होगा। हर साल जो हम कमा रहे हैं और हर साल जो हम डिविडेंड बांट रहे हैं ये हर साल कांस्टेंट होगा, ठीक है। आर भी इन्होंने वैसे भी कांस्टेंट लिया ही है, सब कांस्टेंट ही माना है, तो ई और डी भी कांस्टेंट लिया है, क्योंकि अगर आप ये अज्यूम करोगे कि वो बदलते हैं तो फिर हर साल अलग अलग बदलेंगे, या बदलेंगे तो फिर कितने रेट से बदलेंगे वो भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे आसान रास्ता ये चूज करते हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ही एक कांस्टेंट अज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि आप कुछ और अज्यूम करोगे फिर और 4 सवाल खड़े होंगे, फिर 4 और अजम्पशन लेने पड़ते हैं और थ्योरी कॉम्प्लेक्स होते जाती है, ठीक है। और 5वां है कि भाई बिजनेस गोइंग कंसर्न है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं है, इनफाइनाइट लाइफ है, यानी गोइंग कंसर्न जब अकाउंट्स में पढ़ते हो वही है। तो 5 अजम्पशंस है, बोलते जाओ। बोलो पहला कि पूरा जो फाइनेंसिंग है वो रिटेन अर्निंग से ही होगा, आप डेट या इक्विटी इशू नहीं कर सकते। सेकंड है कि आर और के रिटर्न एंड कॉस्ट कांस्टेंट होंगे, पूरा अर्निंग या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या तो पूरा अर्निंग रिटेन होगा। फिर है ई एंड डी जो यूज होगा वो कांस्टेंट होगा, और फर्म की लाइफ इनफाइनाइट है। ऐसे 5 अजम्पशंस इस थ्योरी ने लिए हुए, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये बताते हैं कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है, और कैसे डिविडेंड उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इनका बोलना है कि जो भी प्राइस है वो डिविडेंड से निकलती है, ठीक है। ये उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं जो कहते हैं कि एक शेयर की वैल्यू उसके फ्यूचर डिविडेंड से निकलती है। ये आप अकाउंट्स में वैल्यूएशन में भी पढ़ोगे।
अकाउंट्स में, वैल्यूएशन में भी पढ़ोगे, मुझसे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो उसी स्कूल ऑफ थॉट ऑफ वैल्यूएशन से है कि फ्यूचर डिविडेंड्स को आज की वैल्यू पे लाएंगे तो वही, उसी को वैल्यूएशन ऑफ शेयर कहते हैं, वही प्राइस होती है, ठीक है। तो अब डिविडेंड्स को इन्होंने दो में बांटा है, एक है जो आज का डिविडेंड है और एक है जो फ्यूचर में आएगा। दो पार्ट्स में इन्होंने किया गया है और डिविडेंड को कैपिटलाइज किया है, मतलब फ्यूचर को आज की डेट में लाया हुआ है, उसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स हैं इसके, पहला है ये वाला आज का डिविडेंड, आज का डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, ठीक है। इस साल का डिविडेंड जो है वो आप कैपिटलाइज कर लो। और सेकंड पार्ट है कि जो आगे डिविडेंड्स आने वाले हैं, आगे कितने डिविडेंड्स आने वाले हैं, मतलब या डिविडेंड आपका कितने इससे बढ़ेगा। जो डिविडेंड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डी कांस्टेंट रहेगा। अब आप रिटेन कर रहे हो अर्निंग्स, तो उस पे भी तो कुछ कमाओगे ना, उसको ग्रो नहीं करोगे क्या? रिटेन कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वो ग्रो होगा, ग्रो होके फिर आपको डिविडेंड के रूप में ही मिलेगा। तो ये सेकंड जो ब्रैकेट है, आगे जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो ग्रोथ का है, जी फैक्टर यूज नहीं किया गया है, पर ये ग्रोथ है, ठीक है। ध्यान दो कि हम कितना बचा रहे हैं, कितना रिटेन कर रहे हैं, ई माइनस डी, कितना एक साल में रिटेन हो रहा है, ई माइनस डी। ई क्या है? अर्निंग, डी मतलब डिविडेंड। ई में से डी हटा दो तो मतलब कितना आपने रिटेन किया। अब जो रिटेन किया इसको आप ग्रो करोगे, अब कितने से ग्रो हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने रेशो निकाला है, आर डिवाइडेड बाय के। जितनी अर्निंग, जितना रेट ऑफ अर्निंग कॉस्ट से ज्यादा होगा उतना वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये उन्होंने एक प्रपोर्शन निकाला है, आर डिवाइडेड बाय के। यानी इसका एग्जाम्पल लो अगर मेरा अर्निंग है 20% और मेरा कॉस्ट है 10%, मतलब मैं डबल कमाता हूं, डबल कमाता हूं तो पैसे भी डबल हो जाएंगे ना। तो ये रेशो प्रपोर्शन में देखो 2 ही आएगा। मैथ्स है, काफी बच्चों को ही कह रहा हूं मैथ्स नहीं समझ में आता है तो आपको समझ लो, ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लायर है, नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। और ये कितना मल्टीप्लाई होगा तो ये आर और के पे डिपेंड करेगा। सपोज आर और के सेम है, 10% कमा रहे हो, 10% ही आपका कॉस्ट है, तो ग्रो ही होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा ना। तो 10 डिवाइड बाय 10 1, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा, वो ग्रो नहीं होगा। आ रहा है ख्याल में? तो ये ग्रोथ फैक्टर है, ये ग्रोथ डिसाइड करता है। और ये एक नंबर आएगा, 1 है मतलब स्टेबल रहेगा, 1 से कम है मतलब वो ग्रो नहीं होगा, वो कम होते जाएगा। तो जब भी आर कम है, ठीक है, ध्यान दो, आर इज लेस देन के, तो ये क्या होगा? डिक्लाइन होगा, मतलब ये 1 से कम आएगा। और 1 से कम के नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो घटता है, इतना मैथ्स आपको आता होगा। फिर अगर आर और के इक्वल हैं तो स्टेबलाइज रहेगा, ना ग्रो होगा ना कम होगा, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। और ग्रो कब होगा? जब आर इज ग्रेटर देन के, तो ये ग्रो होगा। तो ये बेसिकली ग्रोथ का इंडिकेटर है, जितना ज्यादा मतलब आर जितना ज्यादा होगा के से उतना ही फैक्टर ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो ये है, तो ये ग्रोथ फैक्टर और कितना क्या ग्रो कर रहे हैं, जितना हम रिटेन करेंगे, ई माइनस डी। क्लियर है? तो ऐसे दो पार्ट्स है, ऐसे दो पार्ट्स है, ठीक है। एक है कि ऐसा है, दो इसके पार्ट्स हैं, दो चीजों को आप कैपिटलाइज कर रहे हो, दो चीजों को आप कैपिटलाइज कर रहे हो। एक है डी, हर साल जो आप डी डिविडेंड दे रहे हो वो जो कि कांस्टेंट रहेगा, और हर साल जो आप रिटेन करोगे उसको जितना ग्रो करोगे वो भी तो उनको ही मिलेगा ना। तो ऐसे दो पार्ट्स को कैपिटलाइज किया गया है, डी डिवाइड बाय के, और ये पूरा जो ग्रोथ फैक्टर है उसको डिवाइड बाय के, और बाद में कंबाइन कर दिया गया, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, ठीक है। ऐसा है, तो यहाँ भी ये भी के है, ये भी के है, तो कांस्टेंट मतलब कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो डी प्लस जो भी ग्रोथ है वो ले लेंगे और उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, उससे आपकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये पूरा आपका फॉर्मूला है। डिविडेंड पर शेयर डी, अर्निंग पर शेयर ई, आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पी मतलब प्राइस जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, और के मतलब कैपिटलाइजेशन रेट यानी कॉस्ट, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये जब आप एमसीक्यू देखोगे, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप देखोगे, पार्ट नंबर भी मैंने बता दिया है, आप जाओ वो पार्ट नंबर देखो, उसमें पूरे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वॉल्टर मॉडल्स, आगे जो भी मॉडल्स पढ़ने वाले सबके क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस अब भी के अब भी समझ में आ जाएंगे, बस आप धोखा मत देना, अब भी के अभी देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब वो पूरा हो दिया है, देखो कि इसके दो पार्ट्स हैं, ध्यान दो, दो पार्ट्स हैं, वो सब दिया हुआ है. द अबव इक्वेशन क्लियरली रिवील्स दैट द मार्केट प्राइस पर शेयर इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू सोर्सेस. जब भी आप डिवाइडेड बाय के कर रहे हो ना, मतलब आप कैपिटलाइज कर रहे हो, मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हो. ठीक है, ये आप चैप्टर 2 में अपन पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैपिटल बजटिंग में. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड. हर साल आपको एक कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा जिसका नाम है डी. उसको आप सीधे कैपिटलाइज कर रहे हो. हर साल एक बेसिक डिविडेंड तो मिलेगा ही, पर वो ग्रो होगा क्योंकि आप अर्निंग्स को रिटेन भी कर रहे हो. जब भी आप अर्निंग को रिटेन करोगे उससे फ्यूचर डिविडेंड बढ़ेगा ना, इसीलिए तो रिटेन कर रहे हैं ना, नहीं तो फ्यूचर डिविडेंड भी अगर बढ़ेगा नहीं तो रिटेन करके फायदा क्या होगा. बेसिक सवाल ये पूछना चाहिए आपको. ठीक है, तो एक है डी, तो ये मैंने बता दिया. एक पार्ट है डी डिवाइड बाय के, कि आप हर साल जो कांस्टेंट डिविडेंड है उसको कैपिटलाइज कर लो. फिर है सेकंड इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम गेन्स, यानी जो गेन हो रहा है, कैपिटल गेन की तरह भी इसको आप देख सकते हो, जो भी ग्रोथ हो रही है उसको भी कैपिटलाइज करो. ठीक है, तो वो पूरा जो मैंने बताया, ग्रोथ फैक्टर कैसे होता है, ये सब जो मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो. तो जब आर इज लेस देन के तो वो लेस देन 1 आएगा. ये जो फैक्टर है आर बाई के, ये लेस देन 1 आएगा, यहां इक्वल टू 1 आएगा और यहां मोर देन 1 आएगा. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है. बढ़े आगे. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, पॉज कर लो, लिख लो. ठीक है, चलिए. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड्स. अब डायरेक्शन बदल रहा है. ठीक है, अभी हमने देख लिया कैसे डिटरमाइन होता है, अब हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे. ठीक है, ध्यान दो. डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये R बाई के, ये जो फ्रैक्शन है, इस पे डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड कितना बांटोगे. बेसिकली ये यही बताता है कि आप उस पे कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो. आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो. अगर आप कमा रहे हो, अब देखो सामने वाला कितना कमा रहा है वो यहां कंसिडर नहीं हो रहा, वो हम पता ही नहीं कर सकते. हम कमा रहे हैं कि नहीं, हम वो देख रहे हैं. आर अगर के से ज्यादा है मतलब हम कमा रहे हैं, अगर आर के से कम है मतलब हम लॉस खा रहे हैं. तो सिंपल डिसीजन है, हम कितना कमा रहे हैं हमको पता है. अगर हम उसको ग्रो कर पा रहे हैं, अगर हमारा आर के से ज्यादा है तो हम पूरा पैसा रिटेन कर लेंगे, पूरा हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगा देंगे क्योंकि हम उसको ग्रो करके वापस करेंगे. और लेकिन हमारे प्रोजेक्ट का अगर रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट तो फिर हम क्यों रिटेन करेंगे, क्यों शेयर होल्डर्स का नुकसान करेंगे, हम पूरा पैसा उनको डिविडेंड के रूप में दे देंगे. तो ऐसे दो सिचुएशंस बेसिकली इसमें आते हैं. ठीक है, पहला आता है कि आर इज मोर देन के. क्या बताता है ये सिचुएशन, कि आप पैसे को यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हो, आप उनको कमा के दे सकते हो. कम ज्यादा वो सब नहीं, आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो. योर आर इज ग्रेटर देन के, तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिटेन करना चाहिए, मतलब जीरो पे आउट देना चाहिए, जीरो डिविडेंड आपको देना चाहिए. तो वो आपका ऑप्टिमम पॉलिसी होगी, उस पे जो वैल्यू निकलेगी फर्म की वो मैक्सिमम होगी. ठीक है, फिर थ्योरेटिकल सिचुएशन आएगी कि एग्जैक्टली दोनों इक्वल है, आर इज इक्वल टू के, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इररिलेवेंट हो जाएगा. बांटो नहीं बांटो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल है, मतलब वो ग्रो होगी नहीं. आर इज इक्वल टू के. तो उन्होंने नाम दिए हैं कि अगर आपका आर ज्यादा है तो आप कौन से टाइप की फर्म हो, ग्रोथ फर्म. ग्रोथ फर्म का ही आर के से ज्यादा होता है. अगर आर और के इक्वल हैं तो आप नॉर्मल फर्म हो, न ग्रो हो रहे हो न डिक्लाइन हो रहे हो. और अगर आपका आर लेस देन के है मतलब आप डिक्लाइनिंग फर्म हो. ठीक है, तो ग्रोथ वाले फर्म को क्या करना चाहिए, पूरा पैसा रिटेन करना चाहिए. ठीक है, ध्यान दो, क्या करना चाहिए, 100% रिटेन. 100% रिटेन मतलब 0% डिविडेंड. फिर इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता को क्या कहेंगे इंग्लिश में, डज नॉट इन्फ्लुएंस या इररेलेवेंट. ठीक है, इररेलेवेंट है, पे करो ना करो आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी. पे करो ना करो आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी. पूरा बांट दोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, नहीं बांटोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, इसीलिए इररेलेवेंट कहा जाता है. ठीक है, और फिर डिक्लाइनिंग फर्म है, पैसे को आप घटाओगे तो क्यों रख रहे हो, पूरा दे दो उनको, वो देखेंगे उनके पैसे को इनका क्या करना है, पर एटलीस्ट आप उसको रख के घटाओ तो नहीं. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, 0% रिटेन, कुछ भी रिटेन मत करो. इसका मतलब क्या होगा, 100% डिविडेंड दे दो. ठीक है,
तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिचुएशन बना के आपको दिया जा सकता है, कंपनी है, इतना इतना कमाया है, ये वो है, आर इतना है, के इतना है, बताओ उसकी ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होगी एज पर वॉल्टर मॉडल, यही सब लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर ऑप्टिमम पे आउट इज ईदर 0 और 100%, या तो 0 या तो 100%, ठीक है। उनका अजम्पशन भी वैसा ही है कि या तो पूरा बांटेंगे या तो कुछ भी नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो अगर आर ज्यादा है के से तो आप क्या करोगे, जीरो का ही का डिविडेंड का, मैंने रिटेन के एंगल से बताया, एक ही बात है, समझो बात को। 100% रिटेन करेंगे मतलब डिविडेंड 0 बांटेंगे। सेम अगर आपका आर इज लेस देन के, आर कम है के से, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप डिक्लाइनिंग फर्म हो, तो आप पूरा का पूरा बांट दो, 100% डिविडेंड पे आउट, 0% रिटेन, ठीक है। चलिए, आ रहा है ख्याल में, बहुत ही सिंपल है। तो ये है आपका वॉल्टर अप्रोच, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान देना है भाई, फॉर्मूला ध्यान देना है, डी प्लस आर बाई के ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के, कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय के जो है दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। चलिए, तो ये दो बार डिवाइड क्यों किया है सर, ये जो आर बाई के है ये तो कैपिटलाइज करने का है ही नहीं, ये तो ग्रोथ फैक्टर निकालने का है, आर बाई के ये तो ग्रोथ फैक्टर निकल रहा है, फिर जो होल डिवाइडेड बाय के है दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है, मतलब तब आप कैपिटलाइज कर रहे हो। चलिए, अब है सेकंड थ्योरी, आ जाओ आगे बढ़ो, ये भी सेम लाइंस पे है। अच्छा, क्रिटिसिज्म्स पढ़ लेते हैं, अजम्पशंस पे ही बेस्ड है, फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है, इनका कहना है कि आपने डिविडेंड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मिक्स कर दिया। पहला अजम्पशन जो आपने लिया था ना, उससे आपने इन इफेक्ट क्या कर लिया, डिविडेंड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग पॉलिसी को मिक्स कर दिया कि और कोई सोर्स अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ रिटेन अर्निंग ही अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है, आपने मिक्स कर दिया, फाइनेंसिंग डिसीजन तो इंडिपेंडेंट है। तो ये अजम्पशन लेके कि डेट या इक्विटी आप रेज ही नहीं कर सकते हो, इससे आपने दोनों को मिक्स कर दिया, इंटरडिपेंडेंट कर दिया, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। तो आपने मिक्स कर लिया, जो कि सही नहीं है। mixes the dividend policy with the investment policy of the firm. Model assumes that investment opportunities of the firm are financed by retained earnings only and no external financing, debt or equity is used for the purpose. When such a situation exists, either the firm's investment or dividend policy or both will be suboptimum. तो आप ऑप्टिमम लेवल पे आ ही नहीं पाओगे, आप मिक्स कर दोगे। रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि डेट या इक्विटी अवेलेबल होता है, और अवेलेबल होते हुए अगर आप ऐसा करोगे तो वो पॉलिसी या वो डिसीजन आपका सही नहीं आएगा, दोनों डिसीजन भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो वो दिया है। फिर है सेकंड कि आपने अनरियलिस्टिक अजम्पशन ले लिया कि आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये रिस्क और मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। फिर सेम, एक में आर दिया है और एक में के दिया है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जो डिस्काउंट रेट है ये भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। और ये इनकम के हिसाब से होता है, इनकम बढ़ेगी तो रिस्क कम हो जाता है, तो कॉस्ट भी कम हो जाता है, इक्विटी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता है ना। अर्निंग कम हो जाएगी तो टेंशन बढ़ते जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगी, रिस्क ज्यादा लगेगा इन्वेस्टर्स को, तो रेट ऑफ रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ते जाता है, तो कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों अजम्पशंस जो हैं वही इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो दिया है, देखो अभी क्रक्स क्या है, market price can be maximized with the complete distribution of earnings. If R is equal to K, then market is वही insensitive, कोई फर्क नहीं पड़ता, R के इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बांटोगे तो भी सेम वैल्यू रहेगी, नहीं बांटोगे तो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि टू सम अप द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अर्निंग्स इन डिविडेंड इफ इट हैज नो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट, मतलब R इज लेस देन K। अगर आपके पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, R इज लेस देन के का मतलब ही क्या है कि प्रॉफिटेबल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है पर हर अपॉर्चुनिटी हम लेते ही नहीं है, हम कैपिटल बजटिंग में वही पढ़ेंगे कि जिसमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है वही हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो आप पैसा रिटेन मत करो, आप डिविडेंड बांट दो। प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है तो ही पैसा रिटेन करो, क्लियर है। तो ये था वॉल्टर अप्रोच। अब इसी का भाई है, सेम सोच वाला है, गॉर्डन्स मॉडल, काफी फेमस है, काफी एक दो चैप्टर्स में इसका रेफरेंस भी आता है,
काफी वेल नोन ये पॉलिसी है, गॉर्डन्स मॉडल, ठीक है। इसी को डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, 3-4 नाम आते हैं, ठीक है। तो इनके भी अजम्पशंस ऑलमोस्ट सेम है, इनका कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बोलो, पहला है थ्योरी के अजम्पशंस क्या है। पहला कि ये ऑल इक्विटी फर्म है, डेट है ही नहीं, ठीक है। ऑल इक्विटी फर्म है, डेट है ही नहीं। फिर सेम, कोई आउटसाइड फाइनेंसिंग आप नहीं कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो रिटेन अर्निंग से ही फाइनेंस होगा। सेम जो मतलब वॉल्टर ने अज्यूम किया तो सेम वो उसका ड्रॉबैक था, सेम यहां उसने ये अज्यूम किया, ये भी इसका वही ड्रॉबैक आएगा, ठीक है। फिर IRR जो है आर वो कांस्टेंट रहेगा, के जो है वो कांस्टेंट होगा, और लिखा ही है बेशरम की तरह रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन रिस्क कॉम्प्लेक्शन, लिखा भी है कि रिस्क बदलेगा तो भी के बदलेगा नहीं, मतलब उसको पता है कि बदलता है रियल लाइफ में, पर उन्होंने अज्यूम किया कि नहीं बदलेगा। फिर है कि परपेचुइटी तक हमारी कमाई रहेगी, सेम कि बिजनेस लॉन्ग टर्म रहेगा। फिर है ग्रोथ फैक्टर, अब इसने ग्रोथ फैक्टर लिया है, मतलब ये जो इसने इन इफेक्ट, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पार्ट है, ठीक है, इन इफेक्ट ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ फॉर्मूला था ये ग्रोथ फैक्टर ही था, तो इसने प्रॉपर उसको ग्रोथ फैक्टर नाम दिया है और उसका बाकायदा एक फॉर्मूला भी डिराइव किया है, ठीक है। इस सेंस में थोड़ी सी बेटर मतलब ये अप्रोच है कि रिटेंशन रेशियो जो है, जो आप पैसा रिटेन कर रहे हो उसी से ग्रोथ निकल रहा है ना। ग्रो कैसे होंगे, जो पैसा रिटेन होगा उस पे जो कमाएंगे वही आर डिवाइडेड बाय के, आर डिवाइडेड बाय के क्या है, वही उस पे कितना कमाएंगे वही है ना वो भी। तो यही उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है कि जो आप रिटेन कर रहे हो, रिटेंशन, रिटेंशन को इन्होंने नाम दिया है बी। बी मतलब कितना रिटेन किया है, रिटेंशन रेशो इनटू उस पे जो आप कमाओगे आर, तो ये आपका ग्रोथ रेट होगा। जितना पोर्शन रिटेन करोगे उस पे जितना कमाओगे वही आपका ग्रोथ फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट रहेगा, ग्रोथ फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रेट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो G इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी क्या है, रिटेंशन रेशो, आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। रिटेन जितना आपने किया उस पे जितना आप कमाओगे वही आपका ग्रोथ फैक्टर होगा और वो कांस्टेंट होगा। टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको भी अलग अलग ढंग से आप लिख सकते हो। एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन KE माइनस G। ये वाला फॉर्मूला आप जगह जगह पढ़ोगे, 2-3 जगह पे आएगा। तो प्राइस में इस तरह से यूज होता है। सेम अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था, याद आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मैंने बताया था यही फॉर्मूला था, उसी को शफल किया गया है, ठीक है। एक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P प्लस G, याद आ रहा है। यही फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी KE के लिए यूज होता है। यही फॉर्मूला शफल होके डिविडेंड पॉलिसी में भी प्राइसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, सेम गॉर्डन है, सेम है सब, ठीक है। तो अपन को इस तरह से पढ़ना है। अब इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये जो D1 है, एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है, ये कैसे निकलता है कि अर्निंग पे जितना पे आउट कर रहे हो। डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड कैसे निकलता है, पे आउट रेशो पढ़ा होगा ना आपने। तो अर्निंग इंटू पे आउट रेशो, ये उसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड का, जो आपने रेशो एनालिसिस में पढ़ा होगा। अर्निंग इंटू पे आउट रेशो। अब पे आउट रेशो को ही अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस रिटेंशन रेशो, यानी 1 माइनस बी। जैसे अपन ने 1 माइनस टी वाला पढ़ा था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वैसे ही है 1 माइनस बी, मतलब वो पे आउट रेशो है। पूरा जो 1 होता है उसमें से पे आउट रेशो जो है, रिटेंशन जो रेशो है, वो अगर आप माइनस कर दो, रिटेंशन रेशो माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, पे आउट रेशो। तो 1 माइनस बी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली न्यूमरेटर क्या है, D1 ही है। E इंटू 1 माइनस बी जो आप करोगे ये क्या निकलेगा, ये डिविडेंड ही निकलेगा, ठीक है। तो E 1 माइनस बी। अब डेटा कैसा दिया उस पर डिपेंड करेगा। इसी वीडियो के बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हो, वादा किया है आपने, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा डेटा के हिसाब से फॉर्मूला देखना है। डिविडेंड अगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो मैं E 1 माइनस बी क्यों करूंगा, खाना ऐसे क्यों खाऊंगा भाई, ऐसे खा लूंगा ना सीधे। तो डेटा के ऊपर है। अगर डिविडेंड दिया ही नहीं है, अर्निंग अलग से दी है, रिटेंशन रेशो अलग से दिया है, तो ऑब्वियसली आपको ये तरीका लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला विल डिपेंड ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, कोई इसमें थंब रूल नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली डिविडेंड दिया है तो आप डायरेक्टली ले लेना,
फिर वहां पे ऐसा सर मत खुजाना, अरे सर अर्निंग तो दी नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो रहा, क्वेश्चन गलत किया है इंस्टीट्यूट ने। ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। समझना है कि यार वो डिविडेंड ही है और डायरेक्टली दिया है तो ले लेने का, खत्म। और फिर है के ई माइनस बी आर, बी आर मतलब जी, ठीक है। तो जी डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली ले लेना, और जी दिया ही नहीं है, अलग से रिटेंशन रेशो दिया है, अलग से आर दिया है, तो मल्टीप्लाई करके जी फैक्टर अलग से निकाल लेना पहले, ठीक है। तो दिमाग लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसा डेटा दिया है वैसा आपको मोल्ड करके आंसर निकालना है। तो ये आपका फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी के भी वही कंक्लूजन्स आए हैं जो वॉल्टर के आए हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अजम्पशंस भी सेम ही थे, तो थ्योरी का कंक्लूजन भी सेम ही आना था, ठीक है। तो इसके देखो अदर नेम्स हैं, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, 3 नाम आते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यस डिविडेंड डिसीजन हैज अ बियरिंग ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। सेम इन्होंने ग्रोथ फर्म, ये फर्म नाम नहीं दिए, पर कंक्लूजन सेम ही है कि अगर आपका आर इज ग्रेटर देन के, आर इज ग्रेटर देन के, तो आपको क्या करना चाहिए, द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस एज द डिविडेंड पे आउट रेशो डिक्रीजेस। जितना रिटेन करोगे उतना अच्छा है, जितना रिटेन करोगे ज्यादा उतना अच्छा है। रिटेन ज्यादा करोगे मतलब पे आउट कम देना पड़ेगा। लाइन को समझो, ग्रामर, कि प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस एज द डिविडेंड पे आउट रेशो डिक्रीजेस। पे आउट रेशो डिक्रीज होता मतलब रिटेंशन बढ़ेगा, और जितना रिटेंशन बढ़ेगा उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। मतलब इन्होंने वो एक अजम्पशन कैरी नहीं किया। कौन सा एक अजम्पशन था जो कैरी नहीं किया, कि पूरा बांटेंगे या पूरा रखेंगे, ये पूरा पूरा वाला इन्होंने अजम्पशन नहीं लिया है। तो यहां पे पार्टली पार्टली प्रोपोर्शनेटली पॉसिबल है। तो अगर आर इज ग्रेटर देन के, तो जितना कम पे करोगे उतना अच्छा है, उतनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऐसा इन्होंने कंक्लूजन दिया है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है जो वॉल्टर कह रहा है। फिर अगर आर इज लेस देन के, पैसे को आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो, तो जितना पे आउट ज्यादा होगा, जितना कम रिटेन करोगे, जितना ज्यादा पे करोगे डिविडेंड, उतना अच्छा होगा। क्लियर है। तो प्राइस इंक्रीजेस एज द डिविडेंड पे आउट इंक्रीजेस, ठीक है, समझना है। तो ये पूरी लाइन, ये पूरा पैराग्राफ काम का है। क्लियर है। और पूरा सेम है जो वॉल्टर कह रहा है, और इक्वल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, अनचेंज्ड। तो समराइज किया है वही, देखो ग्रोथ फर्म है तो पे आउट 0 होना चाहिए, मतलब 100% रिटेन करना चाहिए। नॉर्मल फर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑप्टिमम रेशो है ही नहीं। और अगर डिक्लाइनिंग फर्म है तो 100% पे आउट कर दो। ये सब जो रेशो है ये पे आउट है, ये 0 क्या है पे आउट, ये 100 क्या है पे आउट। पे आउट के हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। तो लिखा ये देखो, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल कंक्लूजन्स इज सिमिलर टू द वॉल्टर। क्यों, क्योंकि अजम्पशन सेम थे, सेम अजम्पशन, सेम रास्ता, सेम अप्रोच अपनाएंगे तो सेम ही रास्ते पे पहुंचेंगे, ठीक है। और अब आते हैं आगे, एक थ्योरी दी है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। मतलब ये इन्वेस्टर की सोच को बताता है कि अगर आज आप एक सर्टेन अमाउंट दोगे और फ्यूचर में देने का वादा करोगे, तो इन्वेस्टर दोनों में से क्या चूज करेगा, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, कि जो हाथ में है, जो आज मिल रहा है, उस पे लोग ज्यादा भरोसा करेंगे और उसको ही चूज करेंगे एज कंपेयर टू द प्रोमिसेस ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। प्रोमिसेस से आज एक्चुअल पैसे को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। इन्वेस्टर्स रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यह अजम्पशन लिया गया है कि इन्वेस्टर्स रैशनल हैं, कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं, और वो आज के पैसे को प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू प्रोमिसेस टू बी अमाउंट टू बी पेड इन फ्यूचर। प्रोमिसेस से बेटर है आज जो पैसा मिल रहा है जिसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऐसी कंपनीज में पैसा ज्यादा पे करने के लिए भी इन्वेस्टर्स रेडी रहेंगे जो आज डिविडेंड ज्यादा दे रही है, एज कंपेयर टू द कंपनी जो फ्यूचर में देने का सिर्फ वादा कर रही है। मतलब एक स्टेप और आगे लेके गए इस सोच को, ठीक है, कि अगर ऐसी कंपनी है जो आज आपको डिविडेंड दे रही है, रेगुलरली हर साल डिविडेंड दे रही है, ज्यादा डिविडेंड दे रही है, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी रहेंगे, ठीक है। तो ये है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। तो क्या है कि इन्होंने थ्योरी को रिविजिट किया
कि इन्होंने रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर करने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि डिविडेंड पॉलिसी विल नॉट अफेक्ट द प्राइस व्हेन आर इज इक्वल टू के, बट ये वॉल्टर की सोच थी, दोनों इक्वल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गॉर्डन ने क्या बोला, गोस वन स्टेप अहेड एंड आर्ग्यूज दैट डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स द वैल्यू इवन व्हेन आर इज इक्वल टू के। आर इक्वल टू के है तो भी फर्क पड़ता है, ऐसा गॉर्डन ने माना, क्योंकि उसने रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर किया, ठीक है। तो उनका क्या क्रक्स था, देखो दिया है कि उन्होंने दो अजम्पशन लिए रिस्क और अनसर्टेनिटी को कवर करते वक्त, कि इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हैं, मतलब इन्वेस्टर को रिस्क पसंद नहीं है, वो रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करने की ही कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड दे पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टन रिटर्न एंड डिस्काउंट अनसर्टन रिटर्न, कि कोई अगर सर्टन चीज है आज मिल रही है तो उसके लिए वो प्रीमियम देने के लिए भी रेडी रहते हैं, और अगर कोई चीज फ्यूचर में या अनसर्टन है तो उसको डिस्काउंट भी करते हैं, मतलब कम वैल्यू पे करने के लिए रेडी रहते हैं। बेसिकली टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, आज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, फ्यूचर को कम वैल्यू देते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने अजम्पशंस लिए हैं, ठीक है। चलिए, इन्वेस्टर रैशनल है, ठीक है, और वो रिस्क को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं। द रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हो सकता है आगे चल के आपकी कमाई ना बचे और आप बोलो कि कमाई नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, तो इसके भी चांस होते हैं, उसी को रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड नाउ कंप्लीटली रिमूव्स एनी चांस ऑफ रिस्क, तो अगर आज डिविडेंड हाथ में मिल रहा है मतलब रिस्क खत्म, कोई रिस्क ही नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई वादा ही नहीं है, आज आपने पैसा दे दिया तो रिस्क आपने अवॉइड कर ली, ठीक है। तो आज डिविडेंड देना मतलब रिस्क को अवॉइड करना, ठीक है। तो दिया है, बट इफ द फर्म रिटेन्स द अर्निंग्स इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ डिविडेंड इन फ्यूचर, बट फ्यूचर डिविडेंड इज अनसर्टन बोथ विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट एज वेल एज टाइमिंग, कब मिलेगा कितना मिलेगा दोनों अनसर्टन होता है। द रैशनल इन्वेस्टर्स देयरफॉर प्रेफर करंट और नियर डिविडेंड टू फ्यूचर डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स आर कंसिडर्ड एज रिस्की बाय द इन्वेस्टर। In case earnings are retained, therefore the price per share would be adversely affected. This behavior is described as bird in hand argument. Bird in hand is worth two in the bush. इसका क्या मतलब है कि आज का पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के मुकाबले। What is available today is more important than what may be available in the future. So the rational investors are willing to pay higher price. ठीक है, अब एक स्टेप देखो आगे जाके ये इस पे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर यही लॉजिक आगे बढ़ाते जाएं तो इन्वेस्टर विलिंग होगा हायर प्राइस पे करने के लिए उन कंपनी के शेयर्स पे जो आज डिविडेंड ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब ये रिवॉर्ड होगा, मतलब कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ज्यादा डिविडेंड दोगे तो लोग ज्यादा पैसा दे के भी आपके शेयर्स खरीदेंगे, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो ज्यादा डिविडेंड पे करने से वैल्यू बढ़ेगी। ये इन्वेस्टर के एंगल से समझाया जा रहा है आपको, फर्म के एंगल से नहीं, इन्वेस्टर के एंगल से, कि हाँ इन्वेस्टर ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी होगा अगर आप रेगुलर डिविडेंड दोगे, तो रिटेन नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड बांटोगे तो वो ज्यादा प्राइस देके भी आपके शेयर्स खरीदने के लिए रेडी रहेगा, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी अगर आप रेगुलर डिविडेंड देते हो तो। और फिर है देयरफॉर डिस्काउंट रेट इंक्रीजेस विद द रिटेंशन रेट, मतलब जितना आप ज्यादा रिटेन करोगे, जितना कम डिविडेंड बांटोगे, उतना आपके मार्केट प्राइस को डिस्काउंट किया जाएगा, मतलब आपके शेयर को खरीदने के लिए कम पैसा लोग देने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिविडेंड उतनी ज्यादा प्राइस, जितना कम डिविडेंड उतना कम प्राइस। दस डिस्टेंट डिविडेंड्स वुड बी डिस्काउंटेड एट अ हायर रेट देन द नियर डिविडेंड्स, ठीक है। अब ये आपको चैप्टर नंबर 2 में समझेगा कि डिस्काउंटिंग रेट से क्या फर्क पड़ता है। अगर आप डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दोगे, ज्यादा रेट से डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू कम होते जाती है, ये सब आप चैप्टर 2 में क्वेश्चंस पढ़ते हो बाकायदा। तो डिस्काउंट फैक्टर अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, डिस्काउंट फैक्टर कम करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आती है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये चैप्टर 2 में क्वेश्चंस में आपको समझेगा, आएगा आगे, ठीक है। तो ये सब लाइन भी आगे समझ में आ जाएगी। चलिए अब आते हैं लास्ट थ्योरी पे, फटाफट पढ़ लेते हैं एमएम थ्योरी। तो ये नाम आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में हमने पढ़ा था। ये इंसान का कैपिटल स्ट्रक्चर में भी वही बोलना था, इररिलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म की वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिराइव होती ही नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर से डिराइव होती नहीं है। फर्म की वैल्यू तो
अर्निंग से निकलती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से निकलती है, आपके जो आर है, जो आपका रेट ऑफ अर्निंग है, उससे निकलती है। पैसा कहां से लाते हो, जो कमाते हो उसका क्या करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंसान की सोच दोनों में कॉमन है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स पे कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करती है, उससे फर्म की वैल्यू डिसाइड होती है। क्लियर है? तो सेम, इसके पूरी लैंग्वेज पूरी सेम है, ध्यान दो। तो इन्होंने आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल में ये सब लिखा था, डिविडेंड पॉलिसी, ग्रोथ एंड द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इस आर्टिकल में मॉडिग्लानी एंड मिलर, एमएम जिसको आप कहते हो, दो अलग अलग लोग हैं, एडवांस्ड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट टू होल्ड दैट इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टू डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स, एंड सो डिविडेंड्स हैव नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड आप आज दो, अगले साल दो, उसके अगले साल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमा कितना रहे हो इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है? दे आर्ग्यू दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय द earning power of the firm's assets or its investment policy. The manner in which earnings are divided into dividend and retained earning does not affect their value. These conclusions of MM model are based on certain assumptions which sideline the importance of dividend policy and its effect there on the share price. तो जो ऊपर इतने दो theories थे वो sideline हो गए क्योंकि इनका argument थोड़ा ज्यादा valid लगता है। तो ये theory क्या कहती है कि भाई वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड सोनली ऑन द अर्निंग पावर रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस द मैनर इन विच द अर्निंग्स आर स्प्लिट इनटू डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। मतलब डिविडेंड पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, फर्म की वैल्यू उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अब इनके अजम्पशंस क्या है, ध्यान दो। सेम कि कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट है, सेम उसने वहां पे भी अज्यूम किया था। अब कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टर्स रैशनल है, जो ऊपर पढ़ा अपन ने अभी, कि वो रिस्क एवर्स हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, रिस्क को घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इंफॉर्मेशन पूरी फ्रीली अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में फ्रीली अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट निल है, ट्रांजैक्शन करने के, शेयर खरीदने बेचने के कोई कॉस्ट नहीं है। अब ये क्रिटिसाइज होता है क्योंकि रियल लाइफ में तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, डीपी चार्जेस, पता नहीं क्या क्या, एसटीटी, ये टी वो टी, बहुत सारे ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होते हैं जो आप पढ़ोगे स्टॉक मार्केट में, जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा, जब आपके पास ईमेल में कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऐसे मस्त लिखा रहता है सब कि भाई क्या क्या चार्जेस हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, ये चार्जेस, रेगुलेटरी चार्जेस, पता नहीं कितने कितने चार्जेस आपको लगते हैं। यस, बहुत कम होते हैं पर बहुत अलग अलग टाइप के चार्जेस लगते हैं। फिर है सिक्योरिटीज आर डिविजिबल, नो इन्वेस्टर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये सबका मतलब है कि कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट है। फिर है कि भाई कोई टैक्सेस नहीं है। ठीक है? डिविडेंड या कैपिटल, नॉर्मल डिविडेंड टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स कोई है ही नहीं, या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, आप बार बार पॉलिसी इन्वेस्टमेंट की बदलोगे नहीं। ठीक है? सो इफ रिटेन अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड दे विल नॉट बी एनी चेंज इन द रिस्क ऑफ द फर्म, कि आप रिस्क रिटेन अर्निंग्स यूज करो या बाहर से पैसा लो, आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेम है, तो रिस्क बदलती नहीं है सोर्स के हिसाब से। सोर्स जो भी हो आपका रिस्क सेम है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेम है। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स है और वो किसी की वजह से बदलेगी नहीं, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है। ये भी क्रिटिसाइज होता है, रियल लाइफ में फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मतलब इशू करने का खर्चा होता है। जो आप इशू करते हो, डेट का हो, इक्विटी का हो, कोई भी अगर आप इशू ला रहे हो तो उसको इशू को लाने में बहुत सारा खर्चा लगता है। ब्रोकरेजेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट चार्जेस, लिस्टिंग चार्जेस, बहुत सारा आपका इशू का खर्चा होता है। पर यहां पे उन्होंने माना है कि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। ठीक है? तो इनके अजम्पशंस पूरे अलग हैं कि कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट हैं, टैक्सेस नहीं है, फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। ये सब उन्होंने एज्यूम किया है और सीधे सीधे कहा है कि आपकी वैल्यू अर्निंग से डिसाइड होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर और अर्निंग का आप क्या करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ये है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। ठीक है? तो वॉल्टर क्या बोलता है, रेलेवेंट है, गॉर्डन क्या बोलता है, रेलेवेंट है, वर्ल्ड और एमएम क्या बोलता है, इररेलेवेंट है। ठीक है? कंक्लूजन से याद रखना। और एक नया पॉइंट ऐड हुआ है मॉड्यूल में, रेसिड्यूरी थ्योरी, मार्जिनल एनालिसिस एंड रेसिड्यूरी थ्योरी ऑफ डिविडेंड। रेसिड्यूरी थ्योरी ऑफ डिविडेंड ये भी एक पॉलिसी है। रेसिड्यूरी थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड शुड बी रेसिडुअल,
मतलब बचा तो देंगे, मतलब प्रायोरिटी फाइनेंसिंग को देनी चाहिए। डिविडेंड का बता ने पढ़ा ना कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि बांट देंगे तो फाइनेंसिंग के लिए नहीं बचेगा, तो भाई दोनों में से एक को प्रायोरिटी दे दो ना, कॉन्फ्लिक्ट रखी क्यों रहे हो। तो ये थ्योरी ने कॉन्फ्लिक्ट ही हटा दिया, इसने कह दिया कि हम जो भी बचेगा पहले फाइनेंसिंग के लिए यूज करेंगे और फिर डिविडेंड बांटेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गया। प्रायोरिटी अगर आपने दे दी, कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गया कि जब भी कमाई आएगी पहले फाइनेंसिंग की नीड देखी जाएगी, फाइनेंसिंग की नीड जब पूरी हो जाए फिर अगर अर्निंग बची तो देंगे, अर्निंग खत्म हो गई तो डिविडेंड नहीं बांटेंगे, और कोई फ्यूचर में फाइनेंसिंग की नीड नहीं है तो पूरा डिविडेंड बांट देंगे। मतलब पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो था वही खत्म हो गया। फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी दे दी है कि अर्निंग शुड बी फर्स्ट यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग एंड फॉर डिविडेंड एज अ रेसिड्यू, रेसिडियल इसलिए इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान दो। तो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, कंसेप्ट दिया रहेगा कि कौन सी थ्योरी में भाई पहले फाइनेंसिंग के लिए रहता है फिर वही, तो आपको थ्योरी पहचानने के लिए भी उल्टा क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दो, रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड assumes that if a firm has retained earnings left over after financing all acceptable investment opportunities, जितने भी एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे एक्सेप्ट कर लो, पूरी अर्निंग को उसमें लगा दो, उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो डिविडेंड बांट दो। ठीक है, यानी ग्रोथ को प्रेफरेंस दिया गया है डिविडेंड से ज्यादा, ग्रोथ को प्रेफरेंस दिया गया है डिविडेंड से ज्यादा। These earnings would then be distributed to shareholders in the form of cash dividend, and if no funds are left, no dividend will be paid. In such a case, dividend policy that results in a strictly a fairly a financing decision. ठीक है, अगर आप ऐसा अप्रोच फॉलो कर रहे हो मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया ना, फाइनेंसिंग को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, डिविडेंड डिसीजन तो रहा ही नहीं है, डिविडेंड के एंगल से सोच ही नहीं रहे हो, वैल्यू ऑफ फर्म के हिसाब से सोच ही नहीं रहे हो, परसेप्शन एक्सपेक्टेशन ये सब तो सोच ही नहीं रहे हो, बचा तो देंगे, मतलब ये तो फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया ना। ठीक है, तो रेसिडुअल थ्योरी मतलब क्या है, एक्चुअली फाइनेंसिंग डिसीजन ही है। एज अ रिजल्ट द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड इज अ पैसिव रेसिडुअल, पैसिव रेसिडुअल, बचा तो देंगे, उसी को कहते हैं पैसिव रेसिडुअल, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, पैसिव दिमाग नहीं लगाना है, बचा तो देंगे, जितना बचा उतना देंगे। Thus, the treatment of dividend policy as a passive residual determined strictly by the availability of the acceptable investment proposal implies that dividends are irrelevant. Indirectly आप क्या कह रहे हो कि ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड रिलेवेंट है ही नहीं, ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड कितना दे नहीं दे ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बचा तो दे दो, नहीं बचा तो मत दो, लेकिन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को दो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को ज्यादा प्रोजेक्ट दो, इंपॉर्टेंस दो, and the shareholders are indifferent between the dividends and retention. Thus, if the available investment opportunities are plenty, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं, तो पूरा अर्निंग लगा दो, डिविडेंड बांटो ही मत, द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड विल लाइकली बी टू बी जीरो। अब ये एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कैश पर रेसिडुअल थ्योरी कि अगर अवेलेबल बहुत ज्यादा है तो भाई डिविडेंड जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो पूरा बांट दो, 1 मतलब 100%, मैथ्स है, परसेंटेज में 100 बोलते हैं और एब्सोल्यूट नंबर में 1 बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अनेबल टू फाइंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो आप पूरा डिविडेंड बांट दो, और अगर बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दो, डिविडेंड मत पे करो। तो यही एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इसमें। ठीक है, स्टार मार्क कर लो। एज रिगार्ड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, अब ये भी दिया गया है, ये आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन से जो प्रॉफिटेबल है, जो आ रहा है एक्सेप्ट करते जाओ, बहुत अर्निंग है ऐसा भी नहीं करना है, प्रॉफिटेबल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उसके हिसाब से जितने भी एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स है उन्हीं के लिए अर्निंग यूज करनी है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं यूज किया जाएगा। वही उसको 2 पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये सब इन्होंने कहा है। एज रिगार्ड्स द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें भी स्टेटेड दैट द फर्म विल रिटेन अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स अप टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रिटर्न ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब प्रॉफिटेबल है तब तक ही, जैसे ही आपकी कमाई कम है, कॉस्ट ज्यादा है, मतलब लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स है, तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना बंद कर दोगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तब तक प्रोजेक्ट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। ये क्या है, चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले।
ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स टू बी यूज्ड बाय फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो कितना रिटर्न है, कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं ये देखेंगे। कॉस्ट से ज्यादा जिन जिन का रिटर्न निकलेगा वो सारे एक्सेप्ट करेंगे, उनके लिए सारी रेवेन्यू यूज कर लेंगे, और प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पैसा फिर भी बच गया, तो फिर हम डिविडेंड बांट देंगे। इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट आर मोर, ठीक है, यही मोर है मतलब एक्सेप्टेबल है, द फर्म विल अंडरटेक एज मेनी of these opportunities as are within the financial capability and thus no dividend will be paid। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को ही ध्यान देंगे। अगर MR is equal to MC is greater than MC, जब तक ये मोर है तब तक हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। कॉन्वर्सली if the expected return are less than the firm's marginal cost the firm will not accept and entire earnings will be paid as a dividend। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, क्लियर है। तो ये था आपका डिविडेंड पॉलिसी, ये था आपका डिविडेंड पॉलिसी, पूरा का पूरा कवर हो चुका है डिटेल में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो हमने दो पार्ट्स में इसको पढ़ा। पहले हमने पूरा डिविडेंड के बारे में पढ़ा, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिसी पढ़ी, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पढ़ा, फैक्टर्स पढ़े क्या डिटरमाइन करते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमने सारे थ्योरीज पढ़े कि रेलेवेंस है कि नहीं डिविडेंड पॉलिसी का, वैल्यू ऑफ फर्म को फर्क पड़ता है कि नहीं, वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, और इसी के बाद अब आपको कहाँ जाना है सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यूज की सीरीज की लिंक मिलेगी, उसमें जाना है, पूरी सीरीज की लिंक खुलेगी, उसमें से पार्ट 5 देखना है, पार्ट 5 देखना है। ठीक है, अब भी देखना है सर, प्रॉमिस है आपका, प्रॉमिस मान रहा हूं मैं। ठीक है, तो पार्ट 5 अब भी देख लो, तो यही डिविडेंड पॉलिसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे, मतलब पूरा चैप्टर A to Z आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आपको अच्छे से सब रिवाइज हो गया होगा। जो भी फीडबैक है सर प्लीज फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं उसका आउटपुट क्या है, ताकि मैं आगे और आने वाले वीडियोस पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकूं। ठीक है, तो जो भी है फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, वीडियो सारे देखते रहिए, पूरा पूरा देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा सर, अच्छे से तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बड़े चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, कैपिटल बजटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक करना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।